हैं सारे अलग अलग जिलों से। नहीं, कई बार एक जिलों से दो भी मिल जाते हैं, 2 या 3। हाँ वो वैसे तो हमने कभी किसी का पर्सनल बायोडाटा लिया नहीं है, किसी का उस कारण सारे जुड़े हुए हैं। हालांकि 2 महीने से हैं, सारे जुड़े हुए हैं, पर किसी को मेरा भी बहुत कम पता है कि इस जिले से है या फिर हमको उनका पता है। पूछा ही नहीं चलो, कभी हमने सर। सही है। आज का टॉपिक था स्पेटियल इंफॉर्मेशन, SIT, स्पेटियल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी। कितने प्रकार की होती है स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी? 3 प्रकार की होती है। सुदूर संवेदन, भौगोलिक सूचना तंत्र और वैश्विक स्थैतिक तंत्र। जो मैंने अभी आपसे पूछा था ना GPS, उसमें जी का क्या अर्थ है? तो हमारे जो जियोग्राफी से संबंधित अपने जो है स्कूल लेक्चर से संबंधित क्वेश्चन बहुत सरल आते हैं। GPS का पूरा नाम पूछ लिया, 3 नाम इकट्ठे देकर पूछ लिया, निम्न में से कौन कौन से बिल्कुल सही है GPS का, या फिर क्रमशः रख लिया हमने RS, GPS, GIS की फुल फॉर्म क्या है। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन हो सकते हैं। एक तो होता है सुदूर संवेदन। हाँ जी, सुदूर संवेदन, रिमोट सेंसिंग। चलो बताओ तो फिर GPS में जी का क्या अर्थ है? ग्लोबल। अच्छा, ग्लोबल है। और GIS में जी का क्या अर्थ है? ज्योग्राफिकल। जियोग्राफिकल। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, क्योंकि वो तो जियोग्राफिकल है, और आई का अर्थ है इंफॉर्मेशन, सूचना, भौगोलिक सूचना तंत्र। ये तीनों इसके हिस्से हैं SIT के, स्पेटियल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन सबसे सरल था कि जो दूर संवेदन है ये विश्व में सबसे पहले किस दशक में शब्द सामने आया? 1950, 1960, 1960 के दशक में। जो कंप्यूटर वगैरह थे वो सारे के सारे 1960 के दशक के ही। सुदूर संवेदन, रिमोट सेंसिंग शब्द किसने दिया था? एल्विन प्रूट एल्विन प्रूट ने दिया था सबसे पहले 1960 के दशक में। बाकी इसका अर्थ क्या है सुदूर संवेदन का? देखो, जितने भी इसमें आएंगे ना, कोई भी चीज है, आपको क्वेश्चन आने से पहले आपको उसका अर्थ पता होना चाहिए। अगर आपको अर्थ को पता है ना उसका, तो आपके लिए क्वेश्चन कोई भारी नहीं है। तो जैसे SIT, स्पेटियल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब स्पेटियल का मतलब क्या है? स्थानिक। तो स्थानिक का अर्थ क्या है यहाँ, वो पूछ लेता है, वो पता होना चाहिए हमें। उसके बाद में जैसे सुदूर संवेदन है, इसका पहला ही है सुदूर संवेदन, रिमोट सेंसिंग। तो यहाँ सुदूर क्या है और संवेदन क्या है? किस चीज का संवेदन हो रहा है सुदूर से? दूर की कोई वस्तु, मतलब चीज का, बस इस तरीके से ले सकते हैं अर्थ में तो। पर वो होती है सूचनाएं वगैरह, मतलब ऐसी कोई। ठीक है, जैसे जैसे करंट की तारों पर एक बैठे हुए कबूतर होते हैं, हमने धीरे से उसका फोटो कैप्चर किया। जैसे ही हमने उसका फोटो कैप्चर किया तो न तो उनको पता चला कि हमारी फोटो खींच ली किसी ने, और परंतु हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई। वही है सारा सिस्टम सुदूर संवेदन, यानी कि वस्तुओं को बिना संपर्क किए या बिना छुए दूर से ही उसकी जानकारी कर लेना सुदूर संवेदन है। जैसे हमारा, जैसे भारत में जब परमाणु परीक्षण हुआ था तो USA की हमारे ऊपर निगाह थी। तो वो क्या कर रहे थे, वो सैटेलाइट जो उन्होंने आकाश में छोड़े हुए थे उनके द्वारा क्या है कि वो अपने हर एक जो क्रिया थी उसके बारे में पूरी जानकारी रख रहे थे कि कितने हैं वो पोखरण में आ रहे हैं, कितने ट्रक जा रहे हैं।
कितने व्यक्ति यहाँ पर तैनात हैं, हर 5 दिन में, 2 दिन में, हर घंटे बाद में क्या क्या सूचनाएं यहाँ पर बढ़ रही है, क्या घट रही है। तो वो सारा का सारा सिस्टम जो हमारे ऊपर निगरानी रखी जाती है। जैसे रात को आप नहीं देखते क्या, रात को कि एक जैसे तारा जा रहा है, बिल्कुल नहीं तो उसके तारा जा रहा है, एक लाइट जा रही है और नहीं उसकी सूचना मिल रही है हमें, नहीं तो वो आवाज कर रहा, ऐसे होते हैं ना रात को, वो उपग्रह ही होते हैं सारे के सारे, सारे उपग्रह होते हैं। दिन में भी घूमते हैं वो, दिन में भी घूमते हैं, परंतु क्या होता है कि दिन में जब घूमते हैं तो सूर्य के प्रकाश के कारण उसकी लाइट है वो पता नहीं चलती, परंतु रात्रि में हमें पता चलती है। तो वो होते हैं सुदूर संवेदक। हमारा जैसे जैसे हमें हमारे घर के बारे में, हमारी जो पोजीशन है ग्लोब पर, क्या चीज है, हमारे खेत की पोजीशन, हमारे गांव की पोजीशन, हमारे शहर की पोजीशन, कौन सा एरिया कितना बड़ा हुआ है, तो गूगल के पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन है जितनी हमारे पास नहीं है हमारे ही क्षेत्र के बारे में। तो वो किससे करता है, वो कैप्चर करता है सारी चीजों। तो यही है वो सुदूर संवेदन, रिमोट सेंसिंग, दूर से कैप्चर करना। सुदूर संवेदन कितने क्रमों कितने चरण होते हैं इसके सुदूर संवेदन के? 8। 8वां चरण। 8वां चरण कौन सा है इसका? आंकड़ों का सही त्रुटि रहित जो आंकड़े होते हैं उनका बिना मतलब उपयोग। हाँ, शब्द इसमें जरूर रखना है उपयोग का। 5वां कौन सा है इसमें? ये जो फोटोग्राफी विधि करके कुछ है, फोटोग्राफी, अंकीयमान और 5वां। 5 में है 2 ऑप्शन। 5 में 2 ऑप्शन है, या तो जो आंकड़े है ना, जो जितने भी सैटेलाइट है वो जब आंकड़ों को जारी करेंगे ना तो 2 तरीकों में जारी करेंगे, या तो फोटो विधि द्वारा जारी करेंगे या फिर अंकीयमान के द्वारा जारी करेंगे। इसका पहला चरण कौन सा है? ऊर्जा का स्रोत। हाँ, ऊर्जा का स्रोत। ऊर्जा का स्रोत। सूचना प्रणाली या फिर इसके इसमें सुदूर संवेदन प्रणाली में वह कौन सा चरण है जिसके अंतर्गत पार्थिव विकिरणों द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा का वायुमंडल में प्रवर्धन होता है? तीसरा, चौथा है। वह दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा ये इसका। तो बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदूर संवेदन प्रणाली का वह कौन सा है जिसमें क्या है कि सूर्य द्वारा छोड़ी गई उष्मा को पृथ्वी द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है विभिन्न अनुपात में? तीसरा सूर्य द्वारा जो भी चीजें छोड़ी गई थी, ऊर्जा को छोड़ा गया था, तो पृथ्वी ने उसको ऑब्जर्व कर लिया, जलीय या स्थलीय या फिर जितने भी 2 पार्ट थे उन्होंने अपने अपने अलग अलग अनुपात में उनको ग्रहण कर लिया। उसके बाद में जैसे चौथे चरण में जाएंगे ना तो वो पार्थिव विकिरण निकाल देगा। पृथ्वी जैसे ही पार्थिव विकिरण निकालती है तो वो चौथा हो जाता है। और जिस प्रकार से अब ये से भी क्वेश्चन बन सकता है कि उत्सर्जित ऊर्जा का वायुमंडल में प्रवर्धन होने के बाद में उसकी सूचनाओं को कौन ग्रहण करता है? तो जो भी हमारा जो रिमोट सेंसिंग है, जो भी जो सैटेलाइट होगा ना वो ग्रहण करेगा वहां से। संवेदक लिखे है ना, 5वें ऑप्शन में लिखा है संवेदक, बाकी कहीं भी उससे पहले संवेदक का नाम नहीं आया है क्या नाम उससे पहले? नहीं आया। तो संवेदक क्या है? जो हम छोड़ते हैं, जो डाटा इकट्ठा करते हैं, रिमोट सैटेलाइट। हाँ, सैटेलाइट वो संवेदक है जो क्या करते हैं, उत्सर्जित ऊर्जा का अभिसूचना का प्राप्त करते हैं। वो ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, वो उनका काम है। वो 5 नंबर ऑप्शन में आएंगे, यानी कि 5वें क्रम पर आएंगे। दूसरे क्रम पर कौन सा आता है, वायुमंडल या जलमंडल या स्थल मंडल? वायुमंडल है सर। वायुमंडल वायुमंडल है, क्योंकि जो सूचनाएं
या सूर्य से मिलने वाली जो ताप है वो वायुमंडल से होकर गुजरती है, तो कुछ चीजों को वो अवशोषित कर लेती है, और कुछ जो है, जो सूर्य ताप का बजट कितना है, 64 है क्या 65 है पृथ्वी का उष्मा बजट। पृथ्वी का तो ये 65 सारे है। 65 है। तो ये तो सारा का सारा क्रम है। पहला क्रम है कि ऊर्जा का स्रोत है। अब उसमें आगे पता चलता है कि ऊर्जा के दो स्रोत होते हैं, एक तो सूर्य होता है, एक होता है बिजली का। तो बताओ, जो सूर्य होता है, सूर्य का जो ऊर्जा स्रोत है, वो प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष है? प्रत्यक्ष। तो मेरे हिसाब से, या शायद मैंने इसके लिए कोई शब्द उल्टा ले लिया यूज में, बाकी मैं इसके लिए निर्धारित शब्द का यूज देख लेता हूँ। असल में वो क्या शब्द था? एक्टिव और पैसिव दो चलते हैं। हाँ 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 हाँ, निष्क्रिय और सक्रिय। अब बताओ, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा है वो सक्रिय ऊर्जा है या निष्क्रिय ऊर्जा है? सक्रिय होनी चाहिए। सक्रिय किससे है वो? क्या वहां पे कोई छोड़ने वाला है क्या ऊर्जा को? ऊर्जा को छोड़ने वाला है क्या वहां पे कि भाई अब इतना कैलोरी ऊर्जा छोड़ दो, ठीक है ठीक है ठीक है, बस वो आ गई अपनी सीध में सेटेलाइट के, चलो अब यहाँ पर 50% और छोड़ दो। पर वो कंटिन्यू और आती रहती है। वो आती रहती है, वो तो निष्क्रिय है वो यहाँ पे। अच्छा, सक्रिय तो बल्ब होता है, सक्रिय तो बल्ब के रूप में आता है, बल्ब है, एलईडी है, या फिर फ्लैश लाइटें हैं, ये आते हैं सक्रिय के रूप में। जैसे हम डिम ज्यादा, जैसे वो निष्क्रिय ना। हाँ, इसमें ही आती है ना। जो प्रकृति की जो जितनी भी ऊर्जा होती है वो निष्क्रिय ऊर्जा होती है। सक्रिय ऊर्जा या कृत्रिम ऊर्जा होती है ना, वो होती है फ्लैश लाइट वगैरह। जैसे पहले शादी ब्याह में होते थे ना, पहले बड़े बड़े ट्यूब लाइट लेके चलते थे साथ में। वैसे तो चलते तो अभी यहाँ पर वो फ्लैश लाइट कम यूज करते हैं, वो अपना एक बॉक्स बना लेते हैं जहाँ पे, तो उस प्रकार से। ये क्वेश्चन सर शायद जीएसयू पीएचडी इंट्रेंस एग्जाम में आया था, सूर्य का शायद कौन सा स्रोत है, पैसिव या एक्टिव? हाँ, ये यही तो बात कर रहे हैं ना भी, हम जितना क्वेश्चन को टफ समझते हैं ना, क्वेश्चन उतना टफ है नहीं। सर हम क्या कर रहे हैं, हम एक ही टॉपिक को इतना बारीकी से पढ़ रहे हैं, इतना बारीकी से पढ़ रहे हैं कि हमें लगता है कि बस जो बारीकी हम जो पढ़ रहे हैं ना, वही प्रश्न में आएगी। और वो पूछ लेता है सूचना प्रौद्योगिकी का विकास किस दशक में हुआ, ये लो क्वेश्चन खत्म। 1950, 1960, 1970, 1980, 1960 के दशक। सर ये शब्द है ना जो सेंसर के संदर्भ में यूज होते हैं। जैसे एक रडार है, इसके पास अपना ऊर्जा का स्रोत खुद के पास है, क्योंकि रात को भी काम करता है, रात को भी अपना प्रतिबिंब छोड़ता है। तो ये क्या होता है, एक्टिव सेंसर हो जाता है। और जो केवल हम दिन में, जैसे हमारे कैमरे में फ्लैश नहीं है तो हम दिन में ही फोटो ले पाते हैं, तो एक तरह से सेंसर, मतलब एक तरह से पैसिव सेंसर हो गया। कैमरे से ले सकते हैं फोटो रात को क्यों नहीं ले सकते? नहीं सर, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि हमने ऊर्जा का स्रोत है ना, सूर्य पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, वैसे तो सही है। और जैसे मेरे पास खुद का स्रोत है, तो वो एक्टिव हो जाएगी। जैसे रडार सोनार है ना, इनके पास खुद का स्रोत होता है। अच्छा, तो ये एक्टिव हो जाएंगे। रडार में जो आर शब्द है वो क्या प्रदर्शित करता है? रडार में आर ए रेडिएशन है या फिर कुछ और है? वो रेडिएशन ही है। रेडिएशन डिटेक्टिंग रेंजिंग कुछ बताए थे ना हमने। रेडिएशन तो मतलब एक तो ये तो वो तो होता है, जैसे परमाणु बम गिरने के बाद में जो रेडिएशन फैलता है वो एक रेडिएशन होता है। पर तो यहाँ तो रेडियो डिटेक्शन दिया हुआ है।
या दोनों में अंतर है? सर रेडियो डिटेक्शन तो वो किरणें होगी ना जो रेडियो तरंगदैर्घ्य हम सबसे लास्ट में पढ़ते हैं, जो 300 सेंटीमीटर तक जाती है, ये तो वो रेडियो तरंगे हैं। रेडियो तरंगे, ठीक है। तो रेडियो तरंगों का यूज करता है रडार। हाँ। तो रडार किसके लिए यूज होता है? ये रडार पानी में यूज होता है, वायुमंडल में यूज होता है, या फिर कोई कहाँ वायुमंडल पे में। यूज होता है? वायुमंडल में। ज्यादातर किस में यूज होता है ये रडार सिस्टम? सर इसी में रिमोट सेंसिंग में ही। रिमोट सेंसिंग में नहीं, वैसे मैं इसका प्रैक्टिकल पूछ रहा हूँ। असल में कोई एक ऐसी जगह है जहाँ पे सर ये रडार सभी जगह आता है, मौसम बताना हो, कहीं का हालचाल बताना हो, कोई एरिया में क्या चल रहा है, मतलब वो ये कि ऊपर से ऑब्जर्व कर रहे हैं हम किसी चीज को, या फिर ऊपर कोई वायुयान जा रहा है, जैसे कि क्या बोलते हैं एयरफोर्स वगैरह में रडार यूज होता है। एयरफोर्स में रडार होता है। दूसरी बात है, अभी जो पीछे यूक्रेन वगैरह का युद्ध हुआ था, तो इजराइल के पास में रडार सिस्टम था। उन्होंने जितने भी वहां से आने वाले जितनी भी मिसाइल थे ना, उनको पहले ही लॉक कर दिया, यानी कि उनको पहले ही खत्म कर दिया। एक तो वो रडार सिस्टम, एक दूसरा जो समुद्री जहाज होते हैं, तो उनमें एक रडार सिस्टम लगा हुआ होता है, क्योंकि उसमें वो बता देता है कि सामने इतनी मतलब इतनी दूर है वो पर्वत है, या फिर इतनी दूरी पर है कोई जलीय भाग है, या फिर उसके अलावा जो भी क्या नाम है उसका, बर्फ का कोई शिलाखंड है, तो उनके बारे में बता देता है। और हवाई जहाज होते हैं तो उनमें भी रडार सिस्टम लगा हुआ होता है कि वो जैसे दो दो हवाई जहाज है, वो बिल्कुल पैरेलल चल रहे हैं और पैरेलल ही मुड़ रहे हैं, तो उनमें ऐसा क्या सिस्टम है कि कोई बीच में फिक्स तो किया नहीं हुआ, वो रडार सिस्टम के आधार पर चलते हैं भी इतनी दूरी पर रखना है, थोड़ी उनकी प्रैक्टिस हो जाती है। बाकी एक और जीव है, और वातावरण में एक ऐसा जीव पाया जाता है जिसके पास में खुद का रडार सिस्टम है। चमगादड़। चमगादड़ होता है। और एक व्हेल मछली भी होती है। व्हेल मछली भी होती है। इनके पास खुद का रडार सिस्टम होता है। ये जो किरणें छोड़ते हैं ना अपने बोलने से या फिर किसी भी प्रकार से, तो ये उन्हीं के जब भी तो ये टिल्ले से खाते हुए घूमते फिरते हैं ना यहाँ वहाँ, तो इस कारण से छोटा सा ये व्यवहारिक सा ही था। बाकी इतना है कि रडार सिस्टम है। उसके में एक और था सोनार सिस्टम। ज्यादातर सोनार सिस्टम था वो समुद्री जहाजों में जो समुद्र की गहराई में पाए जाते हैं ना, वो सोनार सिस्टम का है। साउंड नेविगेशन, यहाँ पर सोनार में SO का मतलब है साउंड नेविगेशन। नेविगेशन तो दिशाएं नहीं होती क्या? नेविगेशन एंड रेंजिंग। हाँ, दिशा से समझ। हाँ सही है बिल्कुल। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही है बस। उसके बाद में है क्या चीज है? उसके बाद में दूसरा है लडार सिस्टम। लडार या लिडार बोलते हैं उसको। महत्वपूर्ण है। ये आया है ना पीछे असिस्टेंट प्रोफेसर में आया है, निम्न में से कौन से सिस्टम है? वो तीनों ही थे उसमें, ABC तीनों ही। क्वेश्चन भेजा था ना लिडार सिस्टम। तो अगर हमसे तो लिडार में ली का ही अर्थ पूछ लिया ना उसने भी, ली क्या चीज है या एल किस चीज को रिप्रेजेंटेटिव करता है, तो उसमें अलग अलग शब्द देंगे। तो एल में तो लेजर है, वो लेजर बीम नहीं छोड़ते हैं जो हमारे पास पहले वो बच्चे होते थे, बच्चे उसमें वो 15-20 रुपए की एक वो छोटी सी लाइट आती थी, उसमें लाल लाल रंग का प्रकाश निकलता था, और उसके आगे जो एक कैप सी लगती थी, उसमें फिर कोई बिच्छू का, कोई घोड़े का, कोई चमगादड़ का ऐसे उसमें लगे हुए थे। अभी भी आते हैं। मारते थे। अब वो लेजर सिस्टम कहते थे ना कि वो 25 रुपए वाली लेजर लाइट दे दो भाई साहब, और दूर से वो है। मारते हैं, कोई दूर थोड़ा दिखता है उसपे। हाँ, हम तो छिपकलियों को बोल रहा करते थे उससे। पड़ोसी PG वाले में डराते हैं अभी आजकल।
सही है। ये तो दो तीन सिस्टम है जो ये अभी सर ने बताया था कि ये जो तीनों सिस्टम है ना ये सक्रिय अवस्था के हैं, एक्टिव है, इनके पास में खुद का स्रोत है अपना। निष्क्रिय अवस्था में वे कृत्रिम ऊर्जा का स्रोत का प्रयोग करते हैं जिनमें जो इनका खुद का अपना एक तंत्र होता है, ये किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। और ये ज्यादातर संवेदक होते हैं। उसके बाद में महत्वपूर्ण जो दूर संवेदन प्रणाली के हमने 8 भाग पढ़े थे, 8वां में 7वां भाग कौन सा था जिसमें आंकड़ों का क्या होता है, उपयोग होता है या आंकड़ों को सारणीकरण होता है या फिर कोई क्या होता है? आंकड़ों को त्रुटि रहित करना, मतलब उसे विसंगतियां है उसे दूर करना। विसंगतियां ये जरूरी है, विसंगतियां तो करेंगे ही, कोई जरूरी थोड़ी ना है कि अगर उसमें सभी में विसंगतियां होगी। अगर विसंगतियां नहीं होगी तो भी उसमें क्या करेंगे, जैसे मान लो कोई हमारे पास डाटा हुआ है, डाटा आया, डाटा जिसमें हो सकता है अभी 5 त्रुटियां थी और सारणी करना। हाँ ठीक है। उसके बाद में क्या है कि त्रुटियां हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जैसे 2 में त्रुटियां थी और 25 में त्रुटियां नहीं थी, परंतु जिनमें 25 में त्रुटियां नहीं थी ना तो उनका तो सारणीकरण होगा ही होगा, और जिनमें त्रुटियां थी उनको सही करके फिर उनका सारणीकरण होगा। तो कहने का मतलब है कि 7 नंबर में वो सूचनाएं आती है जिनको या तो त्रुटि है चाहे त्रुटि नहीं है परंतु उनका सारणीकरण होगा। जैसे वायुमंडल के कौन से भाग से आई हुई है सूचना 1 नंबर, उसके बाद में कौन सी जलवायु की सूचना है, कौन सा वर्षा की सूचना है, कौन सा भौगोलिक तंत्र को दिखाती है, कौन सी जलवायु दाब को दिखाती है। तो इस प्रकार से अलग अलग सारणीकरण होता है उनका। जैसे राजस्थान में अलग अलग जिलों में किस प्रकार वर्षा का वितरण रहेगा या फिर किस प्रकार वर्षा की जो चेतावनी है वो दे रहा है सैटेलाइट, और तो वो दे तो पूरे भारत के लिए दे रहा है चेतावनी, वो तो पूरे मानसून को बता रहा है कि 4 तारीख में इतना होगा, 5 तारीख में इतना होगा। ठीक जैसे ही हनुमानगढ़ के लिए सूचना आई तो हनुमानगढ़ के साथ साथ में सूचना वैसे उसके साथ में लगने वाले हरियाणा राज्य को भी सूचना वहां पर उस राज्य के लिए भी जारी हो जाएगी अलग से उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर, और अपने वाले में सिर्फ हरियाणा वालों को छोड़कर राजस्थान की सूचनाएं जारी हो जाएगी। जैसे वर्तमान में पूर्वोत्तर राजस्थान के बारे में सूचनाएं दी जा रही है कि वहां पर भारी वर्षा हो सकती है, परंतु पूर्वोत्तर राजस्थान में भी तो यूपी लगता है ना, यूपी लगता है, उसके अलावा हरियाणा लगता है। तो इस प्रकार वहां भी तो सूचनाएं हैं परंतु वो हमें प्रदर्शित नहीं करता। तो यह सारणीकरण में अभी कौन सी सूचनाएं राजस्थान के पास जाएगी, कौन सी सूचनाएं पूरे भारत लेवल पर प्रकाशित होगी, कौन सी सूचनाएं हैं वो यूपी स्तर पर जाएगी, तो ये उसका सारणीकरण है। इस प्रकार से सूचनाएं हमें प्राप्त होती है सारणीकरण। तो यह 7वां क्रम है सारणीकरण का। यह भी हमें पता होना चाहिए कि असल में सारणीकरण हो रहा है तो किसका सारणीकरण हो रहा है और कैसे हो रहा है सारणीकरण। और सारणीकरण से पहले जो सूचनाएं थी वो संवेदकों द्वारा प्राप्त कर ली गई थी, और संवेदकों द्वारा प्राप्त करने के बाद में जो हमारे तक जो सूचना भेजी गई सारणीकरण से पहले, तो वो सूचनाएं हमें 2 प्रकार से मिली थी। एक तो मिली थी हमें फोटोग्राफी विधि द्वारा, हमें उसका प्रिंट मिला या फिर फोटोग्राफ की विधि के द्वारा, जैसे चंद्रयान भेजा था हमने, तो चंद्रयान ने वहां पर जो चंद्रयान क्या नाम था उसका, रोवर था क्या, रोवर ऐसा रोवर नाम से था शायद। रोवर तो वो होता है जो चलता है वो, बाकी तो उसका यंत्र का भी तो पूरा नाम होना चाहिए। वो जिसने सूचनाएं भेजी थी ना वो छोटे छोटे पिक्चर के माध्यम से भेजी थी, इस समय ऐसी पिक्चर है, इस समय ऐसी पिक्चर है, इस समय ऐसी पिक्चर है। बाकी उसका जितना समय था ना उतने समय तक के लिए वो रहा, बाकी उसका बाद में वो नष्ट हो गया। तो वो सूचनाएं भेजता है। तो ये थोड़ा सा क्रम है, थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके अलावा वायुमंडल की संरचना में जो हमारे पास जो सूचनाएं पृथ्वी तक पहुंचती है, यानी कि सूर्य का प्रकाश है वो वायुमंडल को पार करते हुए हमारे पास में आता है। तो सबसे जो ये तरंग धैर्य वाला बताओ मेरे को, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज सा लगा। ये तरंग धैर्य क्या होती है, तरंग धैर्य यानी धैर्य,
और बढ़ती तरंग दैर्ध्य क्या होती है? पहले बात तो तरंग दैर्ध्य क्या होती है, फिर बढ़ती तरंग दैर्ध्य क्या होती है? वेवलेंथ वाली है या अलग है? नहीं भाई, वेवलेंथ की बात हो रही, वेवलेंथ। सर वो ऊपर नीचे गति करती चलती है ना, तो दो शीट्स रहते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं, उनके बीच की दूरी को। तो ये मतलब जैसे तरंग दैर्ध्य बढ़ेगी, वेवलेंथ बढ़ेगी, तो क्या उस बीम का आकार बड़ा हो जाएगा क्या, या फिर उसकी वेवलेंथ छोटी हो जाएगी? ये भी समानुपाती होती है सर। एक मतलब जिस तरंग दैर्ध्य बढ़ेगी तो उसकी कम हो जाएगी, अगर ये बढ़ेगी तो। नहीं 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 नहीं, मैं उतनी आगे नहीं जा रहा। वो भेदन क्षमता पर बात कर रहे हो आप। मैं भेदन क्षमता से पहले ही जो शब्द है ना वेवलेंथ, मैं उसी पर चर्चा कर रहा हूँ। ये असल में वेवलेंथ क्या है? जैसे हार्ट बीट चलती है ना, वैसे चलती है। आप कहने का मतलब अभी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते हुए चलती है, उसको आप तरंग दैर्ध्य के वेवलेंथ कर रहे हो। परंतु जब वेव और लेंथ दोनों में बड़ी हो जाती है, यानी कि उसके बीच में जो आकार है वी आकार और यू आकार है वो बहुत बड़ा होता जाता है, तो वो बढ़ती तरंग दैर्ध्य है। यही कहना चाहते हो? हाँ सर, परंतु मैं यही ये कह होता रहा है। हूं कि ये होता है, परंतु मेरे दिमाग में ये भी एक चल रहा है बीच में कि एक होती है बिल्कुल पतली वेवलेंथ। पतली का मतलब है अभी जैसे एक कोई बीम आई लाइट की, एक बिल्कुल पतली बीम थी, परंतु एक वहां पर जो हमारे पास टॉर्च होती है, एक तो टॉर्च की बीम हमने डाली, और एक हमने डाली वो 25 रुपए की या 30 रुपए की जो लाइट लेजर लाइट आती है उसकी बीम डाली। बीम तो दोनों की थी, परंतु उसका आकार बड़ा था और एक का आकार छोटा था। क्या ऐसा भी कोई आकार में परिवर्तन होता है क्या, बढ़ती तरंग दैर्ध्य या बढ़ती वेवलेंथ के साथ में? हाँ सर, दूरी में परिवर्तन होता है ना, एक ज्यादा दूरी तय करेगी। ज्यादा दूरी तय करेगी, ठीक है। अब मेरे को यह बताओ कि जो भेदन क्षमता है वो दूरी को प्रदर्शित कर रहा है क्या, किसको प्रदर्शित कर रहा है? सर भेदन क्षमता तरंग दैर्ध्य की उल्टी होती है। ये सर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, कोई और ट्राई कर सकता है। जैसे परमाणु बम है, परमाणु बम में रेडिएशन होती है, तो वो क्या करता है? वो आदमी को दम घोट कर मारता है या क्या करता है, क्या है वो असल में? दम घोट कर मारता है या जलाकर मारता है, या फिर कैसे, क्या करता क्या है वो असल में? परमाणु बम होता क्या छोटा है, परंतु बहुत बड़े रूप में हानि होती है उसकी। पहले कुछ तो है चलाने उसमें, का होता है, लेकिन क्योंकि उसके उसमें बाद या तो गामा किरणें या रेडिएशन किरणें, कुछ तो है उसमें किरणें। सर देखो, तरंग दैर्ध्य तो मतलब थोड़ा सा ऐसे बोल सकती हूँ, जैसे जो ध्वनि होती है ना, उसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है, तो वो कम दूरी तक ही जा पाती है, उससे पहले ही खत्म हो जाती है। लेकिन जो प्रकाश होता है ना, उसकी तरंग दैर्ध्य बहुत ज्यादा होती है, तो वो मतलब नहीं, उल्टा होता है, वो ज्यादा दूरी तक प्रकाश जाता की नहीं, तो प्रकाश को है। आप हाँ, प्रकाश को प्रकाश आप की बिल्कुल नहीं, आप दीवार के एक तरफ है ना, अब दीवार की हाँ दूसरी तरफ लाइट कैसे जाएगी? मैं एक तरफ दीवार पर लाइट लेके जा रहा हूँ, और वैसे या जैसे मैं कमरे में बंद हूँ, मैं यहाँ से लाइट बाहर रखता हूँ तो बाहर लाइट नहीं जाती है, परंतु मैं यहाँ से बोलता हूँ तो बाहर खड़े हुए व्यक्ति को सुनाई देती है, तो वो उसकी भेदन क्षमता कैसे हो? हाँ, वो भेदन क्षमता ही हुई सर। तो मतलब आवाज की ज्यादा है भेदन क्षमता? भेदन क्षमता कम है लेकिन तरंग दैर्ध्य ज्यादा है, दोनों एक उल्टी काम करते एकदम। तरंग दैर्ध्य और या तो भेदन क्षमता एकदम विपरीत चलती है। तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी, कम दूरी तक ये तो जाएगी, हमें भेदन बताया क्षमता गया है कम मैम, होगी। मैं इस पर जा ही हाँ नहीं रहा, ये हमें बताया गया है, ये हमें लाइन टू लाइन बताया गया है कि जिसकी तरंग दैर्ध्यता जैसे बढ़ेगी ना, बढ़ती तरंग दैर्ध्यता के बाद में उसकी भेदन क्षमता है वो घटती जाएगी। यही है। हाँ यही है सर। जैसे जैसे भेदन क्षमता घटेगी या फिर तरंग दैर्ध्य या उसकी वेवलेंथ जैसे जैसे बढ़ती जाएगी ना, तो जो उसकी भेदन क्षमता है ना वो घटती जाएगी।
परंतु इससे पहले 2 किरणें आई है, उसके नाम है गामा किरणें और एक्स किरणें। और जो परमाणु बम होता है उसमें कौन सी किरणें होती है, कौन सी किरणें निकलती है उसमें? देखो सर अल्फा इसमें बीटा गामा ही होती है इनमें, जो जिनकी भेदन क्षमता बहुत ज्यादा होती है, और इनमें भी सीक्वेंस होता है अल्फा बीटा तो और फिर गामा। गामा किरण, फिर तो गामा, फिर गामा ही किरणें होगी, तो फिर भेदन क्षमता सबसे ज्यादा है। जो परमाणु बम होता है ना उसमें होता है गामा किरणें। जैसे इसकी चपेट में आता है ना तो वो चमड़ी को उधेड़ देता है एक मिनट में। जैसे हमें जो ऊन से बना हुआ एक स्वेटर होता है, ठीक उसके धागे को पकड़ के जैसे खींचते हैं तो पूरा का पूरा स्वेटर उधड़ जाता है ना, ठीक वैसे ही होता है कि सर जैसे देखो, परमाणु आप ये बम, देखो परमाणु। सर, एग्जाम्पल थोड़ा सा मैं, जितना हम यूज करते हैं फोटो खींचने में, हम यूवी किरणों का यूज करते हैं। वो यूवी किरणों की भेदन क्षमता इतनी होती है, वो हमारा बाहर का, हाँ अल्ट्रावायलेट, वो हमारा बाहर का फोटो दिखा देगी कि ये इंसान ऐसा दिखता है। लेकिन हमें अगर उसके अंदर झांकना है कि वो अंदर से कैसा है, कहाँ हड्डी टूटी है, क्या कुछ हुआ है, तो उसके लिए फिर हम एक्सरे करते हैं, क्योंकि उनकी भेदन क्षमता उससे ज्यादा है। वो सिर्फ बाहर का नहीं, वो अंदर तक जाती है, वो हड्डियों तक टकराएगी। मसल्स को वो आराम से भेद सकती है, वो कहाँ टकराएगी, वो टकराएगी हड्डियों से, क्योंकि वो हड्डियों को पार नहीं कर पाती एक्स किरण में, तो उसकी भेदन क्षमता उससे ज्यादा होगी। तो गामा किरणें ये होती होगी, वो हड्डियों तक हर किसी को मतलब पार कर जाती होगी और इफेक्ट करती होगी, क्योंकि उनकी भेदन क्षमता और भी ज्यादा होगी कि वो हड्डियों को भी पार कर जाए। चलो ये ठीक था। अब तरंग दैर्घ्य है या तरंग दैर्घ्य है, जो वेवलेंथ है, उसमें मैं ये न सोचूं क्या कि जैसे जैसे तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ बढ़ेगी, उसका जिगजैग है, जो जिगजैग प्रणाली है, वो जिगजैग जैसे बढ़ेगा तो उसमें बीम तो बड़ी नहीं होगी ना, बीम तो एक जितनी रहेगी, या बीम में ही कोई अंतर आएगा? एक तो कह रहे हैं कि एक छोटा बच्चा नहीं, आयाम, वो तो आयाम से रिलेटेड है ना, वो ऊंचाई जो आप कह रहे हो कि बीम ऊंची ज्यादा जाएगी, वो तो फिर आयाम होगी, वो तो चीजें अलग हो गई। और ये बताएगी बीच की दूरी को, सिर्फ तरंग दैर्घ्य बीच की दूरी को बताता है, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर ये है कि जो एक ऊंचाई गई फिर नीचे, और फिर जो दूसरा है ना वो और ज्यादा दूर जाके बनेगा, दोबारा जो उठता है ना उल्टा यू जो बनेगा, वो और ज्यादा दूर जाके बनेगा, ऊंचा नहीं होगा, क्योंकि तरंग दैर्घ्य और आयाम दोनों अलग अलग चीजें हैं। आयाम बढ़ेगा तो उसकी ऊंचाई ज्यादा होगी, लेकिन तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा तो सिर्फ दूरी बढ़ेगी उनके बीच में। ठीक है, हमारा जो टॉपिक था सुदूर संवेदन, रिमोट सेंसिंग। इन रिमोट सेंसिंग में कौन कौन सी है जो किरणें होती हैं वो यूज की जाती है? अवरक्त किरणें, सूक्ष्म किरणें, और ये दृश्य स्पेक्ट्रम वाली विबग्योर, दृश्य विबग्योर, ये है। इसमें क्या होता है कि जैसे अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, तो इसके बारे में हम कह सकते हैं कि जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, जिनको ओजोन परत होती है वो रोक लेती है, और मनुष्य पर जो कैंसर का प्रभाव है या एक्स्ट्रा जो भी चीजें हैं उसको रोक लेती है। जैसे हम इसके बारे में ये कह सकते हैं, तो विबग्योर के बारे में भी हम ये कह सकते हैं कि वॉयलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, और ऑरेंज है, और रेड है। इनके बारे में हमने, परंतु ये क्या है, इंफ्रारेड, जिनको अवरक्त कहते हैं, ये क्या चीज है? इसके बारे में कोई 2 लाइन बताओ, अवरक्त चीज क्या है ये? असल में अवरक्त के बारे में कोई 2 लाइनें कह सकता है क्या कोई भी? जैसा ये होता है अवरक्त, इसको कहते हैं। जैसे एक्स किरणों के बारे में हमने 2 लाइनें कह दी, अल्ट्रावायलेट के बारे में कह दी, विबग्योर के बारे में तो हम इंद्रधनुष के बारे में बता सकते हैं कि उसका जो भारी भारी जो किनारे वाला रंग होता है। सर ये हीट पे काम करती है। अच्छा, जैसे कि
अंधेरा है, अब अंधेरे में हमें कैसे पता लगेगा कि यहाँ इंसान खड़े, वहां तो हम देख तो नहीं पा रहे ना। तो ये हीट को देखती है कि इंसानी शरीर है तो ऑफ कोर्स हीट आएगी, कोई भी जीव है तो हीट आएगी। तो जितना बड़ा शरीर है होगा उसी आकृति में हीट उन्हें फील होगी उस ऑब्जेक्ट को, तो उससे पता लगता है कि ये इस आकृति का कोई मतलब ऊष्मा हमें दिखाई दे रही है रेड कलर का, तो वो एक जीव है और उसकी ये आकृति, तो पता लग जाएगा वो क्या है। इंफ्रारेड शायद ये नहीं है क्या, वो इंफ्रारेड किरणों का ये चमगादड़ इंफ्रारेड ही नहीं यूज करता क्या, या मुझे वैसे ही याद आ रहा है। सब पराश्रव शायद यही होता हो, पता नहीं, पराश्रव ध्वनि का यूज करता है, हिंदी तो पता है मेरे को। हाँ वैसे ही यही होगी सर। अभी तो पता चलेगा कि सामने कोई ऑब्जेक्ट है, टकरा के आएगी। कौन सी होनी चाहिए? हाँ सर, इंफ्रारेड होनी। आवाज नहीं आई सर आप। इंफ्रारेड ही होनी चाहिए। अच्छा इंफ्रारेड क्या? बीम छोड़ता है तो अपने कान के पास से शरीर की टकरा कर उसको पता चल जाता है सामने कोई ऑब्जेक्ट है, तो अपनी दिशा चेंज कर लेता है। हाँ बिल्कुल सही है। और माइक्रोवेव, ये तो मैं माइक्रोवेव वो तो हमने वो तो सुना है, जो ब्रेड वगैरह गर्म करते हैं वो माइक्रोवेव, माइक्रोवेव बोलते हैं। बाकी ये माइक्रोवेव क्या है? सूक्ष्म किरणें, कितनी सूक्ष्म किरणें। मैं असल में ये शब्द क्या कह रहा था? आप दोनों पे ये दारमदार ये 2-4 शब्द है, हम तो आप ही की तरफ देख रहे हैं। राहुल सर, ये पार्ट से रिलेटेड है, हम तो ये साइंस बाहर ही जाती है, थोड़ी बहुत रटते हैं और तो बस कुछ नहीं कोई तो होगा इसके बारे में बता दे कि भी हम, वो तो आगे की बात है कि इसके बारे में कितना सेंटीमीटर है, माइक्रोमीटर की इसकी वेवलेंथ होती है, या एक्सेट्रा जो भी चीज है। परंतु असल में माइक्रोवेव होता क्या चीज है, माइक्रोवेव किस में यूज होता है? कोई एक ऐसा उदाहरण की भी सर आप ना उसमें देख लो, उसमें माइक्रोवेव जो उसमें जो तरंगे देखते हो ना वो माइक्रोवेव वाली होती है। कोई एक ऑब्जेक्ट मेरे दिमाग में आए कि भी असल में ये होता है। इंफ्रारेड वाला तो बस थोड़ा थोड़ा पता चल गया कि जो हीट वगैरह होते हैं तो उससे समस्या होती है, वो प्राप्त होने वाली किरणें है वो अवरक्त किरणें। हाँ क्यों में कुछ मिला क्या? नहीं सर, बट ऐसे बेसिक थोड़ा बता सकते हैं कि इसमें ऐसी तरंगे निकलती है जो कि जो सामने जिसको भी हम डालेंगे उस ऑब्जेक्ट को गर्म करने हमें जो पढ़ाया गया ना नोट्स, वो बहुत ज्यादा डीप पढ़ाया गया नोट्स है। हमें तो सिर्फ चाहिए ऊपर का ज्ञान, जो चीज क्या है असल में, जैसे गामा किरणें, एक्स किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें, विबज्योर है, इंफ्रारेड का पता चल गया, माइक्रोवेव का चल गया। अब रेडियो तरंगों में क्या, असल में वो रेडियो तरंगे, ये रेडियो जो विविध भारती और ये रेडियो तरंगे है क्या? ये कौन से रेडियो तरंगे हैं? क्योंकि जैसे जैसे रेडियो तरंगों तक पहुंचते हैं ना तो इसकी भेदन क्षमता तो घट जाती है, परंतु इसकी वेवलेंथ बढ़ जाती है। तो पूछ सकते हैं कि भी सबसे ज्यादा लंबी वेवलेंथ किसकी होती है? रेडियो तरंगों की। क्या वेवलेंथ रेडियो तरंगों को इसमें यूज लेते हैं क्या, सुदूर संवेदन में? नहीं लेते। चलो बताओ, विबज्योर का स्पेक्ट्रम है वो, या फिर उसका कितने माइक्रोमीटर है उसकी लंबाई, या फिर लंबाई कह सकते हैं, या उसकी चौड़ाई बोले, या उसका भार बोले, क्या बोले इसको? माइक्रोमीटर लंबाई पूछ सकते हैं, माइक्रोमीटर में तो लंबाई याद की जाती है। विबज्योर की जो क्या है इसका 0.4 से 0.7 4 से 7। हाँ
माइक्रोन में लेंगे तो मेरे एक और बात नहीं समझ में आई इसमें। इसमें वॉयलेट है, वॉयलेट मतलब वो नहीं है वॉयलेट जो रंग वाला वॉयलेट, वॉयलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है, परंतु ब्लैक क्यों नहीं है इसमें? सर सारे रंग, जब कोई भी रंग नहीं होता शायद तो ब्लैक होता है। ब्लैक, ब्लैक कोई रंग नहीं है सर। अच्छा, ब्लैक कोई रंग नहीं है। सर माइक्रोवेव का थोड़ा जितना मैं समझ के आई हूँ उतना बताऊं। माइक्रोवेव ऐसे काम करता है, उसमें जो तरंगे होती है ना, वो जो भी हमारा खाना होता है उसमें थोड़ा बहुत मतलब माइक्रोवेव में कुछ भी चीज डाल रहे होते हैं ऐसे पकाने के लिए, तो थोड़ा बहुत तो पानी उसमें रखते हैं थोड़ा बहुत, तो वो क्या है जो हीट होती है ना, वो जो उसमें पानी होता है H2, वो उस ओ को इफेक्ट करती है, और उस ओ में मतलब अंदर रासायनिक क्रियाएं होती है कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत गति करने लग जाता है, तो घर्षण बल उत्पन्न होगा। और जब भी घर्षण बल होता है तो चीजें हमेशा गर्म हो जाती है, हीट होती है ना, कोई भी चीज दो चीजें वापस में रगड़ते तो गर्म हो जाती है, तो उसमें जो ओ होता है ना वो रासायनिक क्रिया करता है, उसके कारण गर्मी पैदा होती है, जिससे गर्मी कोई भी हो तो फिर खाने को पका ही देगी। तो आप इसका एग्जाम्पल ऐसे ले लेते हैं, हम माइक्रोवेव छोड़ते हैं रडार वडार के लिए, तो क्या होता है जब बारिश हो रही होती है तो फिर नेटवर्क क्यों नहीं आता, क्योंकि जो बारिश की बूंदे है ना बीच में, उसमें वही H2 है, तो जो वो उसमें वहां जो ऑक्सीजन परमाणु है वो उन माइक्रोवेव्स को मतलब सोख लेता है, वो शोषित कर लेता है, तो जो माइक्रोवेव है वो उपग्रह तक नहीं पहुंच पा रही या हमारे तक नहीं पहुंच पा रही, तो फिर नेटवर्क अच्छे से काम नहीं करता। मेरे हिसाब से तो रडार तो सभी मौसम में काम करता है, स्पेशल इसी के लिए तो बनाया गया है भाई, बरसात के मौसम में रडार तो वो तो फिर आप फिर सर उसमें वो उसके लिए बनाया गया, पर वो कहाँ होता है, वो तो बादलों से ऊपर होता है ना, क्षोभ मंडल में थोड़ी ना स्थापित होता है, वो तो ऊपर होता है, वो तो हमें ऊपर से बता रहा होता है, तो वो कैपेसिटी होती है ना। पिछले दिनों मोदी जी ने भाषण दिया था कि हमने पाकिस्तान के वहां पर हमला किया था, और मैंने उनको बताया था कि बादल है अभी आप उस पर हमला कर सकते हो, हम रडार की चपेट में नहीं आएंगे। वो सुना था क्या आपने? नहीं सर, नहीं सुना, चलो ठीक है। फिर मोदी जी ने भाषण दिया था, ये अपना जो पुलवामा हमला हुआ था उसके बाद में हमला किया था हमने वहां, तो उसके बाद में उन्होंने मोदी जी ने भाषण दिया था कि मैंने उनको जैसे रक्षा कर्मचारी थे उनको एक सलाह दी कि हम बादलों से होकर गुजरेंगे, इस प्रकार से कोई था। और मूल बातें तो वो रडार वाली थी कि वो समझाना चाहते थे कि हम रडार की चपेट में नहीं आएंगे, बाकी रडार पर कोई असर नहीं करता, ये बादल हो चाहे किसी भी प्रकार का हो। चलो, वैसे तो ये सारा टॉपिक मेरे पर ही धर्मदार सा पड़ा हुआ लगता है, और मेरे ये समझ से परे हो रखा है, तो इसका मतलब आपने सारा दिन में पढ़ा नहीं, ये तो पक्की बात है। अगर पढ़ा हुआ होता तो 100% आप बता पाते, लाइन टू हमारी लाइन ब्रेन बता पाते। बिल्कुल नहीं चलती, हमारे दिमाग में इतने क्वेश्चन नहीं आते, हम बस कर लेते हैं, याद हो गया। नॉर्मल इक्वेशन था। अभी सुदूर में सुदूर क्या है, गामा किरणों में गामा चीज क्या है, ये दूसरे पर जाती है, एक्स किरणों के पास में जाती है, तो क्यों तो इसकी तरंग दैर्ध्य होती है वो बढ़, एक्स किरणों की उससे क्यों बढ़ जाती है। ठीक है, चलो बाकी है, आप वो लाइन याद रखो पुरानी बात, बढ़ती तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ के साथ में जो है ना वो भेदन क्षमता घट जाती है, बस इतना ही ध्यान रखो। अदृश्य स्पेक्ट्रम कौन कौन से होते हैं? दृश्य स्पेक्ट्रम तो हमें पता चल गया, माइक्रो वो है विबजियोर है। अदृश्य कौन से हैं? ये माइक्रोवेव, गामा भी है, एक्सरे है। अच्छा, अंतिम अंतिम दृश्य स्पेक्ट्रम कौन सा है? दृश्य तो विबजियोर ही है। मैं पूछ रहा हूँ कि अंतिम दृश्य स्पेक्ट्रम कौन सा है? वो विबजियोर नहीं है, वो कोई विबजियोर कोई सूत्र नहीं है, वो विबजियोर एक कोड वर्ड है सिर्फ और सिर्फ।
बाकी अगर आपसे पूछे ना कि अंतिम दृश्य Red स्पेक्ट्रम होगी। कौन सा है तो उसमें रेड हो जाएगा। अगर आपसे पूछ कलर ले कि पूछो रेड ना और फिर। नहीं वो विबज्योर असल में कलर ही है, और हमने विबज्योर बना लिया उसको। हमें तो पढ़ने तो ऐसे चाहिए थे जैसे वॉयलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, और अंतिम जो है दृश्य है वो रेड है। हमने तो पढ़ना तो इसको ऐसे था, परंतु हमने क्या एक कोड में पढ़ लिया उसको विबज्योर। क्वेश्चन, अब आपको पता है कि दृश्य स्पेक्ट्रम में एक ही है, नाम है उसका विबज्योर। अब क्वेश्चन इस प्रकार से उठ के आया है कि वो कह रहा है कि अंतिम दृश्य स्पेक्ट्रम कौन सा है। एक ही है, एक में ही कौन सा बताएंगे, तो फिर एक है ना वो 7 टुकड़ों में टूटेगा, 7 टुकड़ों में टूट के वो अंतिम टुकड़ा बताएगा कि भी ये है रेड है। अब इसमें कलर भी पूछ सकता है, भी येलो और रेड के बीच में कौन सा होता है, तो हमें पता होना चाहिए येलो और रेड के बीच में कौन सा होता है। ऑरेंज। ऑरेंज होता है। तो बताओ मध्यवर्ती कलर कौन, मध्यवर्ती दृश्य स्पेक्ट्रम कौन सा है। ग्रीन। ग्रीन है। एक और आता है कुछ कुछ जगह पर, अब मैं नाम भूल रहा हूं उसका, बीजीआर। बीजीआर 3 कलर होते हैं ना, 3। हम कई बार प्राथमिक फोटो कलर। को, हाँ प्राथमिक कलर, वो कौन कौन से होते हैं। बीजीआर क्या नाम होता है उसका। नीला, हरा और एक और है सर पता नहीं मुझे सर। वो रेड ही है फिर, बीजीआर कलर बोलते हैं उनको। ब्लू, ग्रीन और रेड ये मूल कलर होते हैं, प्राथमिक कलर। या फिर पढ़ा क्यों नहीं आपने, पढ़ना चाहिए था, कितना अच्छा टॉपिक है इसमें। सुदूर संवेदन प्रणाली में दृश्य स्पेक्ट्रम, विबज्य और अदृश्य स्पेक्ट्रम को, स्पेक्ट्रम में इंफ्रारेड तथा माइक्रोवेव वो वही हो गया। सुदूर संवेदन प्रणाली में विबज्य और यूज होता है, और अदृश्य के दोनों ही स्पेक्ट्रम, अदृश्य स्पेक्ट्रम में इंफ्रारेड तथा माइक्रोवेव दोनों का उपयोग किए जाते हैं। अदृश्य स्पेक्ट्रम प्लस अवृक्त किरणें प्लस सूक्ष्म किरणें तीनों ही यूज होती हैं इसमें। सतह धरातल से ऊर्जा का अन्योन्य क्रिया होती है, तो उसमें क्या होता है, ऊर्जा का अवशोषण होता है, ऊर्जा का परावर्तन होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। स्कैल्टरिंग क्या होती है, प्रकीर्णन। सर ये शाम को समय सूर्य अस्त होता है रेड कलर का दिखाई देता है, स्कैटरिंग का एक एग्जांपल है सर। वो एग्जांपल है, मैं पूछ रहा हूँ होता क्या है वो। मतलब सर इसमें क्या है, सूर्य प्रकाश के किरणों से टकरा कर, मतलब इतना ही पता है। प्रकीर्णन का मतलब फैलना है या? हाँ फैलना जरूर है, फैलना तो वो प्रकाश की किरणें तो फैलेगी फिर। सर किसी भी उससे टकराकर, और जो प्रकाश सफेद से किससे अपने साथ टकराकर? रखोगे, सूक्ष्म कण जो भी होते हैं एरोसोल वातावरण में, धूल, धुआं, मिट्टी, जो भी, तो उनसे टकराकर प्रकाश का अपने मतलब 7 रंगों में विभक्त होना। कोई जो चलो धूल के कण से टकराई, क्या फिर वो बनाएगी क्या, 7 रंगों में विभक्त होगी क्या धूल के कणों से टकराने के बाद। सर बारिश की बूंदों से टकरा के तो हो जाती है, वो आकार पे निर्भर करता होगा। हाँ तो यही तो मैं बात कर रहा हूँ ना, यहाँ पे आकार पर निर्भर करेगा। वो किस प्रकार से आकार पर निर्भर करेगा कि एक तो बारिश की बूंद होती है, उसमें भी उसके करोड़ों हिस्से कर देते हैं, उसके बाद में एक बिल्कुल छोटी सी, मतलब जितना छोटी आप समझ सको उससे भी छोटी कण है वो, बारिश का पानी का कण है वो। और एक है धूल का कण, जो हमें बिल्कुल है शांत कमरे में एक जो प्रकाश का स्रोत कमरे में जैसे प्रवेश करता है, तो उस प्रकाश के स्रोत में हमें छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं, करोड़ों कण देखे होंगे कभी आपने। वो जब उनके ऊपर कोई प्रकाश की किरणें पड़ती है, और पड़ने के बाद में वो प्रकाश की किरण उस धूल के कण पर पड़ती है, और पड़ने के बाद में जब वो कण
किरण फैलती है ना, उस पड़ने के बाद में जो फैलती है तब उसको स्कैटरिंग बोलते हैं। जैसे हमने पानी जमीन पर डालना चाहा, जैसे ही हमने डाला तो एक वेवलेंथ की तरह नीचे गया, एक सीधी दिशा के रूप में सीधा नीचे गया। जैसे ही वो पृथ्वी पर डाला तो एकदम से वो फैला और उसने चारों तरफ का क्षेत्र है वो ग्रहण कर लिया, चारों तरफ फैलने की कोशिश की उसने। ठीक वैसे ही है वो किरणें, स्कैटरिंग उसे ही कहते हैं। जब वो वहां से फैलना शुरू होता है ना, कितना फैलेगा, फैलेगा या नहीं फैलेगा, वो जो बीम उस पर डाली जा रही है कण की, रेज की, यानी कि उस प्रकाश की, वो बीम बड़ी है या वो कण बड़ा है, बस यही समस्या हो जाती है। जब वो बीम और कण दोनों ही बराबर होते हैं ना, तब तो होता है वो मी प्रकीर्णन। परंतु अगर कण है वो छोटा रह जाए और बीम है बहुत बड़ी है, जैसे आप एक बड़ी लोहे की पाइप है या फिर प्लास्टिक की एक पाइप है, उसके होल में से अगर बड़ी पाइप है, यानी कि उसमें से आप होल में से आप अगर जो क्रिकेट खेलने वाली बॉल अंदर से डालते हो तो वो बिल्कुल पार हो जाती है और बीच में से वो जिग-जैग करती हुई बाहर निकल जाती है। ठीक वैसे ही क्या होता है कि जैसे सूर्य का कोई प्रकाश आता है, उसमें अगर बहुत बारीक कण है, इतना बारीक कण है कि उस जो सूर्य से आने वाला प्रकाश है उसके अंदर से आ जाए, अंदर तक चला जाए, या फिर उस कण के बीच में और उस बीम के बीच में उस बीम का आकार बड़ा दिखाई दे, तो उसके बाद में जो वो प्रकीर्णन होता है उसको बोलते हैं रेले प्रकीर्णन। अब आपके पास में अगर प्रकीर्णन लिखा हुआ तो उसकी परिभाषाएं देख क्या नहीं, आप गूगल पर सर्च करके देखो स्कैटरिंग। स्कैटरिंग जैसे ही सर्च करोगे ना तो आपको एक बहुत अच्छा डायग्राम समझ में आएगा। जैसे आप उस डायग्राम को देखोगे ना तो मेरा बताया हुआ है ना, वो बिल्कुल आप समझ जाओगे कि असल में क्या चीज है, स्कैटरिंग हो क्या रही है। सर जैसे पेड़ के नीचे अपन बैठे हैं तो वहां पड़ती है, तो मतलब धूप में जैसे धूल के कण, वो तो वो नहीं है क्या? जैसे वो स्कैटरिंग नहीं है, नहीं नहीं मतलब वो स्कैटरिंग नहीं। अच्छा वो नहीं है, उसका नाम और है, मेरी याद नहीं आ रहा है। वो क्या काम करता है, जैसे हमारा जैसे रूम खोला हुआ है, बाहर धूप पड़ रही है परंतु हमारे रूम में नहीं, तो हमने बल्ब जगाया, तो विसरण नहीं कुछ फिर भी, हाँ विसरण, उसके लिए विसरण शब्द होगा, विसरण। विसरण वो क्या करता है कि एक कण होता है ना, जो प्रकाश में आया हुआ एक कण दूसरे कण को गर्म करता है, दूसरा तीसरे को करता है, तीसरा 4 को गर्म करता है, 4 है वो 16 को गर्म करते हैं, 16 है वो 64 को गर्म करते हैं। तो ऐसे करते करते वो छोटे छोटे कण क्या होते हैं, सूर्य के प्रकाश से वो सारे के सारे कण वो बढ़ती हुई संख्या के रूप में हमारे रूम के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो वो क्या है कि रूम में भी हमें जो सारी चीजें होती है वो दृश्य दिखाई देती है। उसका नाम क्या बताया, दोबारा बताना। विसरण का मैडम। हाँ विसरण, विसरण डिफ्यूजन, ये है विसरण, क्वेश्चन आया हुआ है ये विसरण। अब पढ़ लिया क्या आपने प्रकीर्णन वाला, स्कैटरिंग क्या होती है। स्कैटरिंग 3 प्रकार की होती है, रेले स्कैटरिंग, मी स्किरणन या मी प्रकीर्णन, और अवर्णात्मक जिसको वर्णन नहीं किया जा सकता, नॉन सेलेक्टिव जिसको वर्णन नहीं किया जा सकता, वो अवर्णात्मक है। वो कहता है कि तरंग के दैर्ध्य या फिर तरंग के विकिरण का मान और कणों के आकार में छोटा बड़ा हो, कोई पता ही नहीं चल रहा है क्या छोटा है क्या बड़ा है, तो जिसमें किसी चीज का निर्धारित नहीं किया जा सकता। बाकी रेले प्रकीर्णन को दोबारा बता देता हूं कि रेले प्रकीर्णन में क्या होता है कि विकिरण जो दैर्ध्य का मान होता है ना, वो कणों के आकार से अधिक होता है, उसे रेले प्रकीर्णन कहते हैं। उसमें बस इतना ध्यान रखना है कि जो कण होता है ना वो छोटा होता है और जो वेवलेंथ होती है ना वो बड़ी होती है, उसकी लेंथ, उसका साइज जो उस पर गिरने वाला है, उस कण के ऊपर कोई भी कण है वो पड़ने वाला है, लाइट जो प्रकाश है। उसके बाद में मी प्रकीर्णन है, बिल्कुल बराबर दिखाई देता है कि कण भी उतना बड़ा है और उस पर गिरने वाली लाइट है वो भी बिल्कुल बराबर है, तो दोनों का जो है समान अनुपात में है, वो कण के बराबर होता है। धूल कण या वाष्प कण जो भी होते हैं वायुमंडल में फैले हुए,
हालांकि जब धूल के कणों पर फिर डलते हैं ना ये जो प्रकाश की किरणें, तो किसी प्रकार का ये जो विबजियोर है ये पैदा नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ जो जलीय या आर्द्रता लिए हुए जो कण होते हैं ना, जल के कण होते हैं। परंतु एक और ध्यान रखना, इसमें फिर एक और समस्या शुरू हो जाती है, क्योंकि जल के कण होते हैं वो गति किस पर करते हैं, वो गति करते हैं धूल के कणों पर बैठकर। ये और समस्या है यहाँ पर। ये एक बूंद बूंद का करोड़वां हिस्सा जो है, छोटी सी बूंद बिल्कुल बारीक है, वो बहुत बारीक धूल के कण के ऊपर बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जाती है। जलवाष्प को संघनन के लिए किसी आधार की आवश्यकता होती है। हाँ, परंतु अब देखो बहुत सारे जैसे रेतीले मैदान है, जैसे पश्चिमी राजस्थान है, वहां पर क्या है, जलवाष्प नहीं है परंतु धूल के कण तो है, परंतु वहां पर ये इंडिगो जो विबजियोर है ये बनेगा नहीं। असल में वो जो, हाँ ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इंद्रधनुष किसका परिणाम है, तो वो स्केल्टरिंग का परिणाम है। ठीक है, और बताओ। उसके बाद में थी जो पृथ्वी ने ग्रहण की सूर्य की ऊर्जा को, उसके बाद में उसको उत्सर्जित किया। क्या आपको पता है क्या कि वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग है वो पार्थिव विकिरणों से गर्म होता है? वायुमंडल का कितना प्रतिशत? 14%। 14%। मैं ये नहीं पूछ रहा कि कहां पर कितनी किरणें हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि कितना प्रतिशत भाग है वो गर्म हो जाता है इससे। वायुमंडल का 80% भाग है ना, वो पार्थिव विकिरणों से गर्म होता है। अगर वायुमंडल 100% गर्म है ना, तो उसमें जो 80% गर्म हुआ है ना, वो पार्थिव विकिरणों से गर्म हुआ है। मुझे तो बहुत ही बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता। चार उत्सर्जित ऊर्जा। वायुमंडल में गैसें, धूलकण, जलवाष्प प्रक्रियाएं होती है। इमिसिटिव ऑफ टेरेस्ट्रियल फीचर, ये क्या चीज है? संवेदकों द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा का, जैसे उसके बाद में ये 4-5 क्रम है, इसके 8 तक तो पहले ये वो क्रम याद रखने हैं। बाकी है सुदूर संवेदन प्रणाली में उपग्रह। उपग्रह 2 प्रकार के हैं। अपने जो सुदूर संवेदन प्रणाली में जो यूज होते हैं ना, वो तो होते हैं सूर्यकालिक उपग्रह, और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं जियो स्टेशनरी। 2 प्रकार की उपग्रह प्रणाली है जियो स्टेशनरी। एक तो होता है पृथ्वी के चक्कर लगाना, और एक होता है पृथ्वी के साथ साथ चक्कर लगाना। तो जियो स्टेशनरी होते हैं वो पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं या पृथ्वी के साथ साथ चक्कर लगाते हैं? पृथ्वी के साथ। पृथ्वी के साथ चक्कर लगाते हैं। कितनी ऊंचाई पर होते हैं वो? 36,000 किलोमीटर। ये क्वेश्चन रीट में तो आया हुआ था पिछली बार। 36,000 की ऊंचाई पर ये तो 24 घंटे में एक चक्कर पूरा होता है इनका। पृथ्वी का भी एक चक्कर पूरा होता है और इनका भी एक चक्कर पूरा होता है। तो ये उपग्रह होते हैं जियो स्टेशनरी। ये पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाते हैं या फिर अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हैं? सब पृथ्वी की कक्षा में। पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाते हैं, ठीक है। जियो स्टेशनरी, बाकी इसके बारे में थोड़ा बहुत जल्दी पढ़ रहे हैं क्योंकि ये जियो स्टेशनरी है, अपने आने वाला तो नहीं है, परंतु इसकी जो कुछ विशेषताएं हैं वो हम पता कर सकते हैं। इन ग्रहों से क्या होता है कि मौसमी प्रणाली और संचार प्रणाली जो हम बात कर रहे हैं या जो भी विषय चल रही है, इसमें जितने भी आंकड़े या फिर जो भी हमारे पास इंटरनेट की सुविधाएं प्रदान की जा रही है, वो सारा का सारा मौसमी प्रणाली जो बाहर आसमान में मचा हुआ है, इसका बरसात का जो मौसम है, बिजली कड़क रही है, बादल गरज रहे हैं,
तो वो सारा सिस्टम जो हमारे तक जो सूचनाएं पहुंचती है या फिर आगे मौसम में क्या होने वाला है, तो ये जो मौसम प्रणाली, सूचना प्रणाली के जो उपयोग है ना, इनके लिए जियो स्टेशनरी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि जियो स्टेशनरी का एक महत्वपूर्ण तत्व तो ये है कि जब यहाँ पर स्थापित कर दिया जाता है, जैसे भारत का जियो स्टेशनरी है तो वो भारत पर नजर रखेगा सिर्फ और सिर्फ। जैसे 3 छोड़ दिए या 4 छोड़ दिए, जो भी है, इनसेट उपग्रह जितने भी है वो भारत पर निगाह रखते हैं ये असल में भारत में क्या हो रहा है, राजस्थान में मानसून कहाँ पर पहुंच गया, उनको उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उनसे कोई मतलब नहीं है उनसे। क्योंकि अगर हमारा जो सैटेलाइट है, मान लो दिल्ली के ऊपर है एक सैटेलाइट, तो आज 24 घंटे वो यहीं पर रहेगा, दिल्ली के ऊपर ही रहेगा, यहाँ के मौसम को ऑब्जर्व करेगा और ये 1 वर्ग किलोमीटर का एरिया क्षेत्र है वो ग्रहण करता है, उसकी सटीक जानकारियां प्राप्त करता है। 3 बजे जो प्रकाश था वो बहुत ज्यादा था, उसके बाद में 4 बजे थोड़ा थोड़ा धुंध होना शुरू हो गई, 5 बजे यहाँ पर मौसम बहुत ज्यादा खराब शुरू होना लगा, 6 बजे यहाँ पर आंधी तूफान का मौसम हो गया, 8 बजे यहाँ पर बिजली वगैरह कड़कने लगी। तो ये जो घटनाक्रम होते हैं ना, सारे के सारे यही देता है जियो स्टेशन, क्योंकि वो वहीं पर खड़ा हुआ है एक जगह पर, और इसकी ऊंचाई है 36,000 किलोमीटर की दूरी पर। अगर 36,000 किलोमीटर की दूरी पर है तो कौन से परत में चला जाएगा ये, बाह्य परत में चला जाएगा क्या, एक्सोस्फीयर में, हाँ सर, बहिर्मंडल में, अंतरिक्ष में। एक्सोस्फीयर में। पृथ्वी की कक्षा में समझ में नहीं आए, चक्कर लगाते पृथ्वी की कक्षा में कुछ समझ में। तो ये पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाता है, ये उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाते हैं पश्चिम से पूर्व की तरफ। अगर अपनी कक्षा में चक्कर लगाएगा, सूर्य किसकी, पृथ्वी किसकी कक्षा में चक्कर लगाता है, सूर्य की दूरी पर, अपनी एक तो अपनी दूरी पर घूमना होता है, वो तो अक्ष पर परंतु घूमना हो गया। वो तो अक्ष पर घूमना होता है। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो क्या पृथ्वी अपनी कक्षा पर चक्कर लगा रही है क्या, सूर्य की कक्षा पर। सूर्य की कक्षा पर, ठीक है। तो वैसे यह पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाता है, तो हो सकता है आज जयपुर है तो आज कल को अगर कल शाम तक यह उड़ीसा के किसी एक स्थान पर होगा, तो यह रहता उसी कक्षा में, पृथ्वी की कक्षा में रहता है। तो सर ये एक ही स्थान पर केंद्रित रहता है, तो बदलता है क्या स्थान? नहीं, ये तो बदलाया जा सकता है ना। अभी ये से थोड़ी ना है कि भी जो जैसे राजस्थान के लिए अलग से उपग्रह और उसके अलावा उड़ीसा का अलग कोई उपग्रह है, तो वो तो इनसेट है, वो तो सारा का सारा जो भेजा गया है, तो वो तो फिर ऊपर से उसको तो नहीं उसका स्थान तो बदलेंगे ना, कोई जरूरी थोड़ी है। जैसे जैसे मौसम प्रणाली बदलती जा रही है तो उसके हिसाब से वो स्थान बदलता रहेगा। पर तो ऐसा कह सकते हैं कि ये 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है ना, वो बिल्कुल उसकी फिक्स की जानकारी ले लेता है 36,000 किलोमीटर ऊपर से ही। परंतु ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई फिक्स जयपुर के बिल्कुल ऊपर ही रहेगा, ऊपर नहीं रहेगा वो अगर उसको बदलना चाहे ना स्थान, तो तीसरा स्थान भी कर सकते हैं हम, जब दिल्ली पर भी कर सकते हैं उसका। फिर सर उसके कोणीय वेग में परिवर्तन नहीं हुआ कि जैसे पहले मान लो ये वेग पश्चिम बंगाल पर था, अब राजस्थान पर आ गया, तो उसका कोणीय वेग चेंज हो जाएगा, तो फिर वो तो उसके साथ चक्कर ही नहीं लगा पाएगा। भाई आप एक चीज बूझते थे ग्रह है, तो भाई एक चीज तो बता, ये कोई फिक्स तो सर मेरे हिसाब से एक ही स्थान पर केंद्रित रहता है शायद। जैसे पूरा भारत को कवर कर लिया तो पूरा भारत के ऊपर ही रहेगा। तो फिर ये तो सूचना तो फिर 1 वर्ग किलोमीटर की देगा, 1/1 क्षेत्र का ही देगा, 2/2 का उसकी रिजोल्यूशन। हाँ, जैसे अमेरिका के एक उपग्रह जो घड़ी में टाइम देख सकता है, अपना तो 1/1 का ही देख रहा है। सर ये एक ही स्थान पर केंद्रित रहेगा, भाई भारत के ऊपर रह गए तो पूरा भारत को कवर करेगा। फिर उसका रिजोल्यूशन निर्धारित करता है भाई कितना एरिया करेगा। हो सकता है ऐसे।
बाकी इसके बारे में पूरी जानकारी है तो बताओ डिटेल से कुछ। कोने में एक पृथ्वी के समान रहता है, कक्षा वर्गाकार रहती है और 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 70 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक एरिया कवर करता है। और 70 से 70 का क्या? हाँ, और एक बार में ये ऐसा बताया जाता है भाई पूरी पृथ्वी का 40% एरिया कवर कर सकता है 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। नहीं, वो एक क्वेश्चन आया हुआ था ना, 45 डिग्री से नॉर्थ और 45 डिग्री साउथ के बीच में घूमता है ये। वो तो सन सिंक्रोनिसिस कौन था अभी पूछा था जो? हाँ, वो जियो स्टेशनरी था शायद। हाँ, मेरे वो हिसाब से सन जियो सिंक्रोनस सूर्य तुल्य था। सूर्य तुल्य था। देखो मैं देखता हूँ सर एक अभी आया था सर वो असिस्टेंट प्रोफेसर। हाँ, तो 40% इसका रहता है क्षेत्र। ये था भूस्थैतिक हाँ उपग्रह, सर, ये यही तो था 45 से, भूस्थैतिक। हाँ सर इसलिए गलत है, 45-70 के लोगों को कवर करता है। अच्छा, तो ये क्वेश्चन और पूछा जाता है पृथ्वी आज पूरी पृथ्वी को कवर करने के लिए कितने भूस्थितिक तो ग्रह इसका मतलब स्थापित 45 करने से पड़े? 45 नहीं करता, ये पूरी पृथ्वी को कवर करता है, पूरी 70 पृथ्वी को कवर करता है। 70 तो उत्तर, 70 दक्षिण, और ये क्या है अच्छा, 40% भाग कवर करता है एक उपग्रह। तो पूरी पृथ्वी कवर करने के लिए 3 उपग्रह लगाने पड़े। थोड़ा सा ओवरलैपिंग होगा लेकिन 40 से 40 80 120 हो जाएगा, लेकिन 3 न्यूनतम 3 रहेंगे, 3 तक हो जाएगी पूरी पृथ्वी पर। अच्छा, कहने का मतलब है भी अगर पूरी पृथ्वी का मापन करना हो तो न्यूनतम 3 उपग्रह चाहिएंगे। हाँ सर। ठीक है, ये लाइन पढ़ी तो थी पर मेरे नोट्स में नहीं है ये लाइन, मैंने एक जगह पढ़ी थी तो ये याद नहीं आ रहा कहाँ पढ़ी। कम से कम कितने उपग्रह चाहिए उसके लिए? सर है ये अपने ही है, ज्योग्राफी में कोई और बुक है शायद, उसमें पक्की है ये कि ये कितनी कक्षा में स्थापित किए जाते हैं सूर्य तुल्यकालिक। और फिर कुछ पूरी पृथ्वी का था वो 24 उपग्रह चाहिए है सर, ये अपने ही मुझे भी याद सही है। 60-60 डिग्री के अंतराल पर स्थापित किए जाते हैं वो। ठीक है, वो तो है, वो आप मैडम आप बता रहे हैं ना, वो तो जो अपने चलते हैं जीपीएस सिस्टम उसमें स्थापित वो किए जाते हैं। जीपीएस, तो 28 हाँ वो 32 जीपीएस, हाँ सही है आपका, वो जीपीएस सिस्टम है। ये भूस्थैतिक उपग्रह हैं, ये अलग चीजें हैं जियो स्टेशनरी। मेरी ये नहीं समझ में आया, जियो स्टेशनरी जब चलते हैं तो इसके ऊपर मतलब ऊर्जा का स्रोत क्या रहता है, ये मतलब किस पर गति करते हैं, या फिर इसमें जो बैटरी चार्ज होती है तो वो क्या किससे चार्ज होती है? शायद सौर विकिरणों से क्या होती होगी। सर मुझे ज्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन मतलब सुना था कि जैसे वायुमंडल में है ना, एक गति देखे धक्का देके छोड़ दिया जाता है, तो पर्टिकुलर अपनी गति पर घूमता रहता है, और जो उसको रिकमेंड चालित करने के लिए सौर ऊर्जा की ऊर्जा प्राप्त करता है। ये तो है, तो रहती नहीं है सर, तो वो क्या है एक गति से मूवमेंट करता रहता है, जिसको उसको धक्का दिया ना अपनी गति से, और सोलर पैनल लगी होती है जो मूवमेंट चालू रहते हैं उसके। वैसे जब भारत जब जियो स्टेशनरी कोई सैटेलाइट छोड़ता है तो उसके नाम होते हैं, वो इनसेट से शुरू होते हैं, इनसेट 1, इनसेट 2, इनसेट 3, इनसेट 4, लगभग इनसेट 4 तक चल रहा है अपना कार्यक्रम है। आज देखी थी उसकी लिस्ट इनसेट वालों की सारों की, और तो लगभग इनसेट 4 तक है शायद, कुछ और भेजे गए हैं ABCD। इसके अलावा यूएसए में भेजता है तो वो उसके गोज नाम से होता है, GOES। यूएसए के जो सैटेलाइट होते हैं जियो स्टेशनरी वो गोज नाम से होते हैं। और यूरोपीय देश है
फ्रांस है, यूक्रेन है, इनके जो है जर्मनी है, तो इनके जो यूरोपीय देशों के जो होते हैं ना वो मीटियोसैट के नाम से होते हैं, METEO, मीटियोसैट, यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा। एक क्वेश्चन था वैसे कल से घूम रहा है मेरे दिमाग में, ज्यादातर जो प्रक्षेपण स्थल होते हैं ना वो किसी महाद्वीप के पूर्वी भाग में होते हैं, ऐसा क्यों है? मैंने ये लाइन पढ़ी जरूर थी पर मैं उसको लिखना भूल गया। जितने भी अंतरिक्ष में प्रक्षेपित यान होते हैं, जो भी प्रक्षेपण तल होता है या प्रक्षेपण जगह होती है वो किसी भी महाद्वीप के पूर्वी भाग में होता है वो ज्यादातर। सर ये तो पता नहीं है, लेकिन भूमध्य रेखा की तरफ ज्यादा वो करते हैं, मतलब ग्रेविटी फोर्स कम रहता है, इसलिए इसका पूरी बात तो पता नहीं, बस ज्यादा से ज्यादा भूमध्य रेखा की तरफ स्थापित करने की सोचते हैं अपने सेंटर। सर फ्रांस देश है अपना सैटेलाइट दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है ना, फ्रेंच गुयाना, तो वहां से छोड़ नहीं, फ्रांस का तो छोड़ो, फ्रांस के तो बहुत ही बड़ी समस्या है। फ्रांस के पास में तो इतने क्षेत्र हैं पूरे विश्व में, उससे भी ज्यादा है। उसने तो पूरा कैरेबियन सागर है, बाकी अफ्रीका महाद्वीप के भी जो स्लेव कंट्री है या फिर जहाँ से अमेजन नदी वगैरह, अमेजन क्या वो कौन सी नदी है, पाम ऑयल वाली नदी थी ना, जायरे नदी, नाइजर नदी है, वहां के बहुत सारे दोस्त, कम से कम 10-12 देश तो अफ्रीका महाद्वीप के, बाकी हिंद महासागर के कम से कम 20-25 जो द्वीप है ना वो हिंद महासागर के, ऐसे ही कुछ 25-30 है वो अटलांटिक महासागर के द्वीप, इतने हैं उसके फ्रांस के, नए जाने कितने ही थे, कल देखे थे मैंने उनकी लिस्ट। इसका तो ये जो जी करे ना वहां पर भी वहां से स्थापित करवा सकता है, इतना बड़ा है, अमेरिका से ज्यादा है इसकी शायद पहुंच, क्योंकि फ्रांसीसियों ने कब से कब्जा करना शुरू किया था, तब से लेकर आज तक ये सारे फ्रांसीसी काउंट होते हैं। बाकी गोज नाम का है, ये यूएसए का है, मीटियोसैट है वो यूरोपियन संघ का है, गोम्स है ये रूस का है, GOMS हो सकता है पूछ ले, और GMS सीरीज है वो जापान की है। बाकी जो महत्वपूर्ण है वो हमारे पास है कि सूर्य तुल्यक उपग्रह, इसमें यह सूर्य तुल्यक क्यों है, इसका नाम ऐसे ही क्यों रखा गया सूर्य तुल्यक? क्या सूर्य के साथ कोई तोला जाता है क्या इसको, क्या सूरज के सामने रखा जाता है? क्या है सूर्य तुल्यक? कोई भी एनिमल, ये सूर्य तुल्य किस कारण से है कि सूर्य से, अब देखो हमने अभी तक पढ़ा था ना, वो सारा का सारा इसके बारे में ही तो पढ़ रहे थे, क्या नाम था इसका, रिमोट सेंसिंग, सुदूर संवेदन के 8 प्रकार पढ़े थे, उसमें 8 प्रकारों में 8 प्रकार के 8 उसके स्टेप पढ़े थे। उन 8 स्टेपों का मुख्य काम किसका था? सूरज की ऊर्जा का ही तो था, क्योंकि जैसे सूरज की ऊर्जा चली उसके बाद में तो वेवलेंथ निर्धारित हुई, गामा किरण, एक्स किरण, उसके बाद में विबजी, और उसके बाद में इंफ्रारेड है, उसके बाद में वो कौन सी थी, माइक्रोवेव थी, रेडियो तरंगें थी, वो सूर्य की तो थी सारी सूर्य से आने वाली थी। फिर उसके बाद में धरती से टकराई, और धरती से टकराने के बाद में उसने सूचनाएं ग्रहण की, और उसके बाद में जो संवेदक थे उन्होंने उसने ग्रहण किया। तो ये सारा हुआ प्रकाश के स्रोत के में, अंधेरे में तो नहीं हुआ।
इस कारण कहा जाता है कि ये सूर्य तुल्य किस कारण से है कि जो भी सूचनाएं प्राप्त की जाती है ना, वो सूर्य जब तक उस क्षेत्र में रहता है तो तभी तक उसकी सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। जैसे अभी आपको अगर गूगल मैप है या अगर कुछ खोल के देखो तो हमारे यहाँ पर है वो अंधेरा नहीं दिखाता, वो प्रकाश ही दिखाएगा, क्योंकि उसने जो सूचनाएं ग्रहण की थी ना वो अंधेरे से नहीं ली थी, प्रकाश की सूचनाएं ग्रहण। ठीक है, बाकी इसमें क्या है कि ये पश्चिम से पूर्व चक्कर नहीं लगाता, ये उत्तर से दक्षिण की ओर चक्कर लगाता है। कितने डिग्री अक्षांशों तक? 80 डिग्री उत्तर से 80 डिग्री दक्षिण, सॉरी 81। कोई बात नहीं, आपका 80 भी सही है, आपका 80 भी सही है। कैसे सही है कि हमारे पास ऑप्शन और नहीं थे, आपने 80 बता दिया तो भी सही था, आपने 81 बताया तो भी सही है, आपने 82 बताया तो भी सही है। परंतु अगर आपके पास चारों ही ऑप्शन आ जाए तो पहला ऑप्शन आपको रखना है 81, दूसरा ऑप्शन रखना है अगर उसमें 81 न हो तो 82 कर सकते हो, अगर 82 और 81 दोनों ही नहीं है तो 80 आया हुआ तो 80 कर सकते हो। जैसे उसने पूछ लिया 40 50 60 70 80 ऐसे पूछ लिया तो फिर आपको 80 कर पाओगे। इस प्रकार से नॉर्थ और साउथ में इसका चक्कर लगाया जाता है, पूरी पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता। बाकी अगर पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाना होता तो क्या करता है कि वो 24 घंटे में कितने चक्कर लगाता है? 14 चक्कर लगाता है। उत्तर से दक्षिण का एक चक्कर है वो 103 मिनट में पूरा करता है, ये फिक्स है उसका टाइम। तो 24 घंटे में कितने चक्कर लगाता है? 14। 103 मिनट में एक, ठीक है। चलो अब यहाँ पर भारत में हुआ टाइम 10:18। तो जीएमटी पर कितना टाइम है? चार 48। सही है सर, 4:48। क्योंकि हम 5 घंटे से ज्यादा आगे हैं तो 5.5 कर घंटे, देंगे फिर तो। 4:48 आज कहीं है, दोपहर का हो रखा है वहां पे टाइम। आप एक काम किया करो, कभी एक बार है ना आप हफ्ते भर के लिए ना अपने जो मोबाइल में है ना जो वॉच जो आपका क्लॉक बताता है ना वो 24 घंटे पर करके रखा करो। जैसे आप 24 घंटे पर रखा करो उसके बाद में फिर है ना वर्ल्ड क्लॉक का एक ऑप्शन आएगा, उस वर्ल्ड क्लॉक के ऑप्शन में ना आप एक तो लंदन का, एक न्यूयॉर्क का, एक इसके अलावा न्यूजीलैंड के राजधानी के ऑस्ट्रेलिया का, उसके अलावा चाइना का 2-4 टाइम जोन उसमें सेट करके रखा करो ताकि आपको पता चलता रहे कि असल में कहाँ पर क्या चीज हो रही है। क्योंकि वर्ल्ड क्लॉक आप में दी हुई है, उस दिन हम पूछ रहे थे ना कि टाइम किस प्रकार से निर्धारित होता है किस प्रकार से नहीं होता, अक्षांश और देशांतर का। इसके बाद में है इसके 81 से 81 तक नॉर्थ और साउथ के बीच में 103 मिनट लेता है, 24 घंटों में 14 चक्कर लगाता है। इस उपग्रह में विभेदन क्षमता, जो विभेदन इसकी रेजोल्यूशन होती है वो 82 मीटर से 1 मीटर तक होती है, यानी 182 मीटर भी ले लेता है ये, और उसके बाद में 1 मीटर तक भी होती है उसकी वेदन क्षमता। इन उपग्रहों का उपयोग है वो सुदूर संवेदन में किया जाता है, दूर से सूचनाएं प्राप्त करने के लिए। कोई हलचल हुई है पाकिस्तान के बॉर्डर पर या फिर अफगानिस्तान बॉर्डर पर, उसके बारे में सूचना एकत्रित करता है। यहाँ पर कुछ कैंप लगे हुए देखे गए हैं पाकिस्तानी बॉर्डर के पास में, तो हमें पता चलता है। इस प्रकार से प्रमुख उपग्रह कौन कौन से हैं, जैसे विश्व के बहुत सारे उपग्रह हैं,
लैंडसेट है यूएसए का है, और निम्बस है, और आइकोनोस है, और नोवा है। नाम याद रखने पड़ेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है ये। लैंडसेट है, निम्बस है, आइकोनोस है और नोवा है, ये है यूएसए के। इसके अलावा 2-3 और है, स्काई लैब है, अंतरिक्ष तल है, और आइरोस है, ये यूएसए के हैं। भारत के लिए उपग्रह, जो सूर्य तालिक उपग्रह थे, ये कब शुरू हुए? इस वर्ष भारत ने पहला सूर्य तालिक सूर्य तुल्य उपग्रह वो कब प्रक्षेपित किया, या कब से प्रारंभ है ये बात? 88। 1988 IRS के द्वारा। IRS का पूरा नाम क्या है? इंडियन रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग, इंडियन रिमोट सेंसिंग, ठीक है। बाकी भारत है वो, इसके बारे में जो कार्टोसेट के नाम से, कार्टोसेट सीरीज है इसकी, जितने भी कार्टोसेट के नाम से अगर कोई भी उपग्रह प्रक्षेपित किया हुआ है तो वो पता होगा उसका कि वो सूर्य तुल्य उपग्रह है। ये स्पोर्ट वाला पूछा गया है, SPOT स्पोर्ट, स्पोर्ट है फ्रांस का, 1995 में। एक है रडार सेट कनाडा का, बाकी जापान का है अस्तर। जापान का अस्तर, ASTER अस्तर। एस्टर। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था आजादी के बाद में? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? 1975 में रसिया की हद से। हाँ, रशिया के सहयोग से स्थापित किया गया था ये। उसके बाद में भारत का जो भूस्थिर, प्रथम भूस्थिर था वो कौन सा था? जियो स्टेशनरी, एप्पल। 1981 है क्या? हाँ सर। 1981 एप्पल। हाँ एप्पल, ठीक है। 1981 का एप्पल है। बाकी विश्व का सबसे आधुनिकतम विश्व का आधुनिक उपग्रह कौन सा था? वो आइकोनोस था। आइकोनोस यूएसए का, भेदन क्षमता 11 बिट की थी उसकी, ये थोड़ा सा बताया जाता है। बाकी संवेदक, जो सेंसर की बात हुई थी, हमने संवेदकों के बारे में तो जिक्र कर लिया कि एक तो सक्रिय होता है, एक निष्क्रिय होता है। निष्क्रिय में क्या हो जाते हैं कि जो प्राकृतिक स्रोत होता है उसमें सूर्य तुल्य के जो स्रोत होते हैं वो निष्क्रिय है। सूर्य से प्राप्त जो ऊर्जा होती है वो निष्क्रिय होती है, और जब सूर्य से प्राप्त होती है तो वो फोटोग्राफी विधि या कैमरे से नेगेटिव, जैसे फोटोग्राफी विधि द्वारा सूचनाएं प्राप्त होती है। इसके अलावा सक्रिय अवस्था में क्या होते हैं? रडार होते हैं, लडार होते हैं और सोनार होते हैं। इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि कौन ध्वनि का यूज करता है, कौन सा रेडियो तरंगों का, और बाकी अंकीय मान के रूप में काम करते हैं। बाकी जब ये सारे के सारे जितने भी संवेदक थे, जो भी उन सूचनाओं को ग्रहण कर रहे थे, वो जो सूचनाएं थी वो दो प्रकार से बांटी गई थी। एक तो फोटोग्राफी विधि द्वारा और एक था अंकीय मान। अब ये बताओ कि फोटोग्राफी विधि दृश्य है या अदृश्य है? दृश्य। सर उसमें फोटो लिया जाता है, चित्रों दृश्य हुई। और अंकीय मान होते हैं वो क्या होते हैं? अदृश्य होते हैं। मेरे को तो ये नहीं समझ में आया कि कई बार क्या होता है कि हमारे जो घर में जो एक टीवी होता है, या फिर हमारे जो पहले डिश, या फिर हम DTH वो रखते थे, या फिर वो क्या होता है DVD रखते ना, उसमें वो रिमोट होता था, उसके सामने जब हाथ कर देते थे ना तो फिर वो ना रिमोट काम नहीं करता था। फिर जैसे ही हाथ हटाते थे
तो फिर वो फिर काम करना शुरू कर देता था। हम अपने घर पे लड़ाई करते थे बहन भाई, तो उसके हाथ में रिमोट होता था तो मैं फिर वो उसके आगे हाथ कर देता था, तो फिर उसका रिमोट काम ही नहीं करता था। फिर हमारे बीच में टाई होती थी कि यहाँ 2 चैनल तू चलाएंगे तो 2 चैनल मैं चलाऊंगा। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो रेडिएशन है असल में चीज क्या है, उसमें कोई गामा किरण है, रेडिएशन है, क्या चीज है उसमें, कौन सी किरणें है? सर उसमें अवरक्त किरणें हैं और उसमें जो आगे छोटी सी वो लाइट लगी होती थी ना, ब्लू रेड या जो भी लाइट लगी होती थी, उसमें से निकलती है जो लाइट निकलती है। तो अगर आप उसको साइड में कर दोगे तो वो सिग्नल जाएगा कैसे? उसको कहीं और छुपा दोगे आप, टीवी के पास नहीं रखोगे। तो कहने का मतलब जहां तक उसको सूचनाएं भेजनी है तो उसके बीच का जो क्षेत्र है वो साफ सुथरा होना चाहिए। हाँ बाधाएं नहीं होनी चाहिए, जैसे मौसम खराब हो तो सूचनाएं स्पष्ट प्राप्त नहीं होगी। हाँ, क्योंकि उसकी रेंज ही इतनी है ना, बस टीवी तक है। अब यूं तो अपन फोन भी कर रहे हैं, यहाँ से डायल कर रहे हैं, कहीं तक चीजें जा रही है तो अलग अलग वेव है, पर वो उसका तो इतना ही रेंज है ना कि उसके सामने होगा, कुछ कोई दूरी है फिक्स, या वो जो लाइट निकल रही है वो डायरेक्ट टीवी के सामने होनी चाहिए। हम जो मोबाइल पर बात कर रहे हैं ये कोई फिर वो अवरक्त किरणें थोड़ी ना है। सर रेडियो में नहीं आएंगे, रेडियो तरंग? तो रेडियो में वैसे हो सकता है, रेडियो में आए रेडियो तरंगे, यही तो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि विविध भारती चलता है तो वो कौन सी तरंगों पर चलता है? सर रेडियो तरंगे होती है। तो रेडियो तरंगे चलती है वहां पर। मान लो हम जब बात कर रहे हैं तो हमारे पास में जो कनेक्शन बना हुआ है तो रेडियो तरंगों पर है, और ज्यादातर हम बात करते हैं कि जो बहिर्मंडल में, समताप मंडल में, आयन मंडल में यहाँ पे जो प्रक्षेपित किया जाता है वो रेडियो तरंगों को तरंग दैर्ध्य जिसकी लंबी हो, कम हो, ज्यादा हो, उनको वापस करता है। या फिर उसके बाद में डी परत, ई परत, ब्लैंकेट परत है, वो 4-5 परतें थी, नाम याद है क्या उसके थोड़े थोड़े? एप्लिंटन परत है, इस प्रकार से थी ना। हाँ सर, कैनेडियन क्या है कुछ ऐसे ही, कैनेली हेविसाइट है, हाँ एप्लिंटन। अच्छा ये जो चीजें, तो ये जो चीजें हैं वो रेडियो तरंगों को ही परावर्तित करती है क्या? एक तो होता है कि हमारे बीच में रेडियो तरंगों का है जाल बना हुआ है, बाकी इसके अलावा इतना ये तो कह सकते हैं ना कि भी अगर कोई ऑप्शन में आ जाए तो बताओ कि जो रेडियो संचार है या फिर टीवी संचार है या फिर रिपोर्ट सेंसिंग है उसके लिए कौन सी किरणें होती हैं, तो उसमें एक ऑप्शन आ जाए कि अवरक्त किरणें 2 नंबर पर आ जाए, माइक्रोवेव 3 नंबर पर आ जाए, रेडियो तरंगे। तो बताओ इनमें से कौन सा सही है? तो इसमें ऐसा कह सकते हैं क्या कि केवल 3 सही है, रेडियो तरंगे, ये दोनों नहीं है? सर इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा अलग से। तो आज सारा दिन था सर। नहीं इसके लिए नहीं, जो इसमें लिखा हुआ है वो तो पढ़ा है, इसके अलावा जो ये मतलब इसका गहराई में अध्ययन करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। वैसे तो हाँ, वैसे तो फर्स्ट पेपर में भी लगता है, थोड़ा बहुत पार्ट है ये। ठीक है चलो जितना भी हुआ। भारत का जो आंकड़े एकत्रित करने का है, रिमोट सेंसिंग के जो आंकड़े एकत्रित करती हैं वो करते हैं नारसा, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी। बस कुछ नहीं है, आगे एन लगा हुआ है, पीछे ए लगा है, बाकी तो RS ही है, वो रिमोट सेंसिंग ही है। एन का नेशनल कर दिया और ए का एजेंसी कर दिया, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी। ये है साधनगर हैदराबाद में। ये हैदराबाद किसकी राजधानी है? तेलंगाना की है क्या? क्या आंध्र प्रदेश की है? तेलंगाना प्रदेश की अमरावती होगी। ठीक है तो हैदराबाद। इसके अलावा राजस्थान में भी है, सुदूर संवेदन से संबंधित जोधपुर में है सुदूर संवेदन की। बाकी टीडी दल जो आता है, टीडी दल, उसका भी एक कोई शायद केंद्र होना चाहिए जोधपुर में, टीडी नियंत्रण बोर्ड है या शायद टीडी नियंत्रण
सूचना प्रौद्योगिकी ऐसा भी कुछ करके प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए। बाकी 7 नंबर है विषयानुरूप आंकड़ों को त्रुटिरहित करते हुए सारणीकरण करना। 8 नंबर है विषयानुसार आंकड़ों को उपयोग करना। उसके बाद में भेदन हमने पढ़ लिया, भेदन नहीं पढ़ा। भेदन है, भेदन की 4 दशाएं होती है। एक तो होता है स्थानिक भेदन, 2 स्थानों में भेदन करना। ए नाम का स्थान जयपुर और दौसा के बीच में जो भेदन होता है वो स्थानिक भेदन है। धरातल पर किन्हीं 2 बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी को प्रदर्शित करना स्थानिक भेदन है। उसके बाद में है रेडियोमेट्रिक विभेदन। अब रेडियोमेट्रिक विभेदन क्या होता है, कोई बता दो, किसी को पता है तो, किन्हीं 2 शब्दों में। धन्यवाद, मैं बता देता हूँ। ये रेडियोमेट्रिक विधि क्या होती है, इसमें एक रेडियो होता है और एक होता है मीटर। रेडियो का मतलब है यहाँ पर रेडियो जो किरणें होती है ना उनका रेडियोमेट्रिक विभेदन। ये परास और रेंज पूछता है। इसके आधार में तो हमेशा ही क्या रहेगा, इसके आधार में तो हमेशा ही 2 रहेगा। 2 की घात 2 हो सकती है, 2 की घात 3 हो सकती है, 2 की घात 4 हो सकती है, 2 की घात 6 हो सकती है, 2 की घात 64 भी हो सकती है, 2 की घात 35 भी हो सकती है, 2 की घात, जो ऊपर जो लिखा हुआ है ना घात के रूप में वो उसका परास है, रेंज है। ठीक है, तो पीछे 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है कि यदि किसी रेडियोमेट्रिक विभेदन में विभेदन 6 फीट है, विभेदन 6 फीट है, तो जब वो 6 की बात कर रहा है ना तो इसका कहने का मतलब है अभी 2 के ऊपर में घात की 6 की बात कर रहा है, तो यानी कि 2 को 6 बार लिखना पड़ेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इनको एक दूसरे से गुणा करके वे फाइनल जब आंसर निकलता है ना वो निकलता है 64। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, 64 निकलता है, तो वो उसका उत्तर था। 2016 के क्वेश्चन शायद स्कूल लेक्चर 2016 में ये करके आपका 15-16 इतने में आया वो क्वेश्चन। हाँ, वो दूसरमान पूछता है, वो उसका दूसरमान होता है, ग्रे वैल्यू। ग्रे वैल्यू। इसमें क्या होता है कि जो उत्सर्जित विकिरण होता है ना, उत्सर्जित विकिरणों का प्रवाह होता है, उसका चमक या परिवर्तनांक अंतर को आधार मानकर यह ग्रे मानों का दूसरमान या ग्रे वैल्यू की विकिरण स्तर को दर्शाया जाता है, जिसे बिट द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। थोड़ा सा अंडरलाइन करते हुए रख लेना ये इसको भी। दूसरी वैल्यू किस में प्रयुक्त की जाती है, दूसरी वैल्यू को किससे व्यक्त किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है, तो बिट के रूप में किया जाता है। शायद कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई बिट ही है। बिट बाइट है क्या? बिट बिट से बड़ी होती है निब्बल। बिट से बड़ी बाइट नहीं या निब्बल है? नहीं, बिट से बड़ी होती है निब्बल, निब्बल से बड़ी होती है बाइट। 8 बिट मिल के बाइट बनता है, निब्बल 4 है। सही, यही तो मैं कह रहा हूँ। तो इसे उसका नाम है बिटनी बाइट। अगर कहीं 3 शब्द आए तो बिटनी बाइट कह सकते हो आप उसको, क्योंकि बिट नी बाइट, तो बिट से बिट, नी से निब्बल और बाइट से बाइट। तो सबसे छोटी इकाई होती है बिट, बिट द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जितनी अधिक बिट की मात्रा होगी वह उच्च विभेदन को प्रदाते हैं। ठीक है, आइकोनोस उपग्रह का विभेदन 11 बिट है। यदि किसी रेडियो विभेदन का है तो आधार में हमेशा 2 ही रहेगा और विभेदन है वो घात के रूप में रहेगा, जैसे 2 का घात। अगर कोई क्वेश्चन है का जैसे 2 की घात 11 है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ट्रिक के माध्यम से, कि भी मैं पता है क्या थोड़ा? 2 को 11 बार मल्टीप्लाई, 2 गुणा 2 गुणा ऐसे 11 बार। नहीं, ये तो हमारा है, हमारा 8 वालों का ही। नहीं सर, आपका यही क्या है सबका यही है।
वो तो जैसे इकाई दो का की मान पावर याद करने के लिए आप करते हो चीजें, वो जो आप कह रहे हो ना शायद कोई तरीका, तो इकाई का मान याद करने के लिए अलग तरीका है, बाकी इसके लिए तो यही है 2 को 11 बार मल्टीप्लाई का। अच्छा जैसे 2 की पावर 10 याद कर लो, हो जाएगा 1024 होते हैं। हाँ 1024 को वैसे 2 से बीच बीच के करो। हाँ बीच बीच के वो सही है। अरे एक जैसे लाइन जो और लिखी है इसके बारे में। हाँ कम चमकीली सतह होती है ना, उस पर हाँ। रेडियोमेट्रिक विभेदन उच्च होता है, तो अधिक चमकीली सतह का कम निम्न होता है। मेरे पास तो इतना लिखा है कि चमक या प्रवृत्तांक अंतर के आधार पर, बाकी मैंने इसको ज्यादा वैल्यू ही नहीं दी इस नोट्स को, मैंने तो सिर्फ वैल्यू उस बिट को दी है या फिर इसके अलावा इसके मान को दी है। अब मेरे पास अगर क्वेश्चन आए कि 4 की 4 है यानी 2 की 4 है, सही क्वेश्चन तो वहां से ही आते हैं सर। यही है क्वेश्चन तो यही तो कह रहा हूँ ना, हमें जो नोट्स पढ़ाए गए हैं ना वो बहुत ज्यादा डीप पढ़ाए गए हैं, असल में इतने डीप होने नहीं चाहिए नोट्स, सिर्फ नॉर्मल चीजें जो असल में चीज क्या है। अगर आपसे पूछ ले कि भी जो हम रिमोट सेंसिंग पढ़ रहे हैं तो रिमोट सेंसिंग के 2 या 4 मुख्य प्रभाव बता दे, उसमें से एक हानि बता दे, निम्न में से कौन सा है, तो हमें तो उनके प्रभाव ही अगर पता हो ना तो भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, प्रभाव है उसकी, उसकी कमियां हैं, उसके दोष क्या है। तो कुछ चीजें टेक्नोलॉजी आती है तो टेक्नोलॉजी के दोष भी तो होते हैं ना, उसके भी दोष हो सकते हैं। तो हमें तो इतने में ही क्वेश्चन है वो ठीक है। बाकी 11th और 12th दोनों में दे रखा है ये टॉपिक, बाकी अगर वहां से पढ़ना चाहो तो नोट्स मैंने डाले हुए हैं। बाकी चौथा इसका प्रकार होता है कालिक विभेदन। कालिक विभेदन क्या होता है? निश्चित समय मतलब टाइम पे हम आंकड़े ले रहे हैं, जैसे कि हमारा सुडो संवेदन वाला एक बार घूम के गया, कुछ आंकड़ा इकट्ठा किया कि इतने क्षेत्र पे बंदा, वो वापस आता है, फिर वो देखता है दोबारा कि इतने टाइम में अब वन क्षेत्र इतना कम हो गया। तो यहाँ पे मतलब समय की बात हो रही है, समय अंतराल में क्या जो अलग अलग आंकड़े प्राप्त होते हैं। सही है। कहते हैं कि धरातलीय आंकड़े तथा स्पेक्ट्रल आंकड़ों को प्राप्त करना कालिक विभेदन कहलाता है। एक निश्चित अंतराल पर कई बार गणना नहीं करते क्या कि 2024 में 22-23 में राजस्थान का जो एनवायरनमेंट था वो बहुत ज्यादा वर्तमान की तुलना में ठीक था, बाकी अब की बार बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी है। तो उसी सैटेलाइट ने 2011-2000 उसमें आंकड़े लिए और वर्तमान में भी आंकड़े ले रहा है, तो वो कालिक विभेदन क्या है? विभेदन ही तो है 2 स्थानों, जैसे स्थानिक विभेदन होता है 2 स्थानों के बीच का विभेदन, और रेडियो कालिक विभेदन होता है उसमें बीच में का परास है वो। बाकी टॉपिक मेरी तरफ से पूरा हो गया, बाकी कल के लिए करेंगे GIS जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम और GPS दोनों ही करेंगे कल। ठीक है, धन्यवाद सभी को, गुड नाइट। या कुछ और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। सर वो जो आपने बताया था कि इंफ्रारेड और माइक्रोवेव वाला, तो अदृश्य मौजू आएंगे या फिर जो विबज्योर है उसको छोड़ करके? नहीं वो 2 ही है अदृश्य स्पेक्ट्रम में, इन माई विबज्योर इन माई रेडियो, विबज्योर इन माई रेडियो। तो विबज्योर का विबज्योर इन माई, इन का मतलब है इंफ्रारेड, माई का मतलब है माइक्रोवेव, रेडियो का मतलब है रेडियो तरंगे। तो ये पूरी लाइन बनती है इन माई रेडियो, विबज्योर इन माई रेडियो। GUX गामा और X किरणें
नहीं, गामा के बाद में कौन सी थी? गामा है, एक्स किरण है, अल्ट्रावेव है, फिर विबज्योर है, फिर इंफ्रारेड है, फिर वो माइक्रोवेव हाँ, है। तो ये था, ये थोड़ी एक लाइन थी GXU, गाड़ी का नंबर है ये GXU, विबज्योर इन माई रेडियो। ये पूरा का पूरा लाइन है, सारी की सारी क्रम से ही आ गई। बाकी विबज्योर का जो माइक्रो, कितने माइक्रोमीटर की है, वो है 47। AK-47 नहीं होती है क्या? वो है 47, 0.4 से 247 तक है। बाकी मैंने तो सिलेक्टेड चीजें ही है वो याद कर रखी है, बाकी आएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो क्वेश्चन आपने पूछा था उनके अदृश्य वाला, इसलिए नहीं, अदृश्य में तो वो है इनमाई है बस, बाकी दृश्य में भी जी और ही है। पूछ सकता है दृश्य का प्रकाश का वो कितने माइक्रोमीटर का है, तो 47 का है वो। बाकी ये दूसरी दिखती तो नहीं है। भेदन होता है ना, ये ऊर्जा में जो फर्क आता है ना उसको पहचानता है कि बहुत मामूली सा भी अगर ऊर्जा में जिसका रिजोल्यूशन जितना कम होगा ना, कम, वो उतने ही छोटे अंतर को भी पहचान सकेगा कि ऊर्जा में परिवर्तन हुआ है यहाँ पर। कैसे सर वैसी नॉलेज नहीं, बस आपको ये बता सकते हो कि ये जैसे कालिक वाला था तो समय के अंतर के बाद अंतर पहचान कर रहा था। अच्छा। स्पेक्ट्रल तरंगदैर्घ्य में अंतर बताता है। ऐसे ही ये ऊर्जा में परिवर्तन को बताता है कि पहले ऊर्जा इतनी थी, इस जगह पे कोई लोकेशन है, क्या परिवर्तन हुआ है, अगर ऊर्जा के हिसाब से वहां कोई परिवर्तन हो रहा है। अच्छा, तो इसमें कालिक वाले में क्या करेंगे? कालिक वाले में तो बातें तो वही आएगी या फिर कुछ चेंज करना पड़ेगा? वही है सर, यहाँ पे बस समय फैक्टर है कि समय में देख रहे क्या क्या परिवर्तन हुए। वहाँ रेडियोमेट्रिक में हम ऊर्जा में देख रहे कि ऊर्जा में क्या परिवर्तन हो रहा है। स्पेक्ट्रल में तरंग अलग अलग कुछ अलग दे रखा है क्या? उसमें क्या नाम है, पहले वाले गाइड में कुछ अलग से दे रखा है क्या? सर वो तो मैंने खोल नहीं रखी। सेकंड, ट्विंकल मैम तो रिकॉर्डिंग पे लगा के चले गए बस, या नहीं है वो? सर इसमें तो शायद दे ही नहीं रखा। नहीं है क्या? फिर तो बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। आंकड़े जितने सीमित हो उतने ही अच्छी बात है। ये तो सर एक क्वेश्चन आ गया ये 2 की घात वाला, तो उस वजह से सर को बढ़ाने पड़ गए, वरना अपनी 12वीं की बुक में तो एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है कि रेडियोमेट्रिक विभेदन जितना अधिक होगा विकिरण में अंतर उतना ही कम होगा। बस इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा रेडियोमेट्रिक के बारे में। पर हम वैसे बात करें तो ये ऊर्जा में मामूली अंतर को बताता है। और बताओ मैम, टॉपिक हो गया अपना पूरा, बाकी करेंगे कल। कल वाला टॉपिक होने के बाद में 7 दिनों का अवकाश रखेंगे, फिर शुरू करेंगे आंकड़ों का विश्लेषण, मेन मोड, मीडियन, चलो ठीक है, सभी को गुड नाइट है। शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि। 9 से 10, 10 से 11, लगभग 1.25 घंटे हो गए। शुभ रात्रि सर।